हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। और अब आपने इस बात को एडमिट कर लिया होगा कि एग्ज़ाम भले ही पोस्टपोन हो गए हैं, लेकिन आपको पढ़ते रहना है, प्रैक्टिस करते रहनी है। इस उम्मीद में ना रहें कि शायद हो सकता है 10th के जैसे आपके भी एग्ज़ाम्स कैंसिल हो जाएं। ये कोई ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर नहीं हुए और आपकी प्रैक्टिस छूट गई तो फिर अब आगे आप क्या करेंगे? इसलिए अपनी प्रैक्टिस बनाए रखिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी साथ साथ आप करते रहिए। एज़ पर द शेड्यूल हमारा आज लास्ट डिस्कशन है, लास्ट वीडियो है आज ये प्री बोर्ड 5 के सॉल्यूशंस का। इसके साथ हमारा सारा शेड्यूल पूरा हो जाता है। 10 क्विक रिवीजन चैप्टर के जो थे वो मैंने आपको दे दिए और एक सैम्पल पेपर और 5 प्री बोर्ड के सॉल्यूशंस हमें डिस्कस करने थे और 5वां आज हम जब डिस्कस कर चुके होंगे तब हमारी स्ट्रैटेजी पूरी हो चुकी होगी। सो गाइज, मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा कि आप कंटिन्यूटी बनाए रखिए, टच बनाए रखिए, पढ़ते रहिएगा, लीनियंट नहीं होना है। अगर मेरे वीडियोस कंटिन्यूस नहीं आ रहे तो भी जो चीज़ आपको मिल चुकी है इन्हीं से आपको अपनी पढ़ाई करनी है, नोट्स बनाने हैं और हमेशा कांटेक्ट पढ़ाई से बनाए रखना है। सो गाइज, आज हम प्री बोर्ड 5 के सॉल्यूशंस पे अपनी बात को ख़त्म कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले तो प्री बोर्ड 5 के सॉल्यूशन से अपनी बात को शुरू करते हैं। ओके, देखिए सेक्शन ए में आपको पता ही है एक पैसेज दिया हुआ है, आप पॉज करके एक बार इसको पढ़ सकते हैं। हम सीधे क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस अपॉन ट्रीटमेंट ऑफ एन एल्डिहाइड विद मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। क्या कहा जा रहा है? एल्डिहाइड की अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराई जा रही है ड्राई HCl गैस की प्रेजेंस में। ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कम एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसके अंदर यदि 1 मोल अल्कोहल से रिएक्शन होती है और सामने एल्डिहाइड है तो हेमी एसिटल और उसके बाद एसिटल। सिमिलरली अगर कीटोन्स हैं तो फिर हेमी कीटोन्स और कीटल्स बनते हैं। तो यहाँ पे वो रिएक्शन है, ये रिएक्शन किस टाइप का एग्जाम्पल है? तो ये रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कम एलिमिनेशन रिएक्शन। अब वो तो लिखा हुआ नहीं है, तो जो मोस्ट करेक्ट आपको मिलता है वो मिलता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फाइन, तो ये जो रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? देखिए जो ऊपर आपको दिया हुआ है, ओके, दैट इज साइक्लोप्रोपेनोन। दिस इज साइक्लोप्रोपेनोन। रिएक्शन करा रहे हैं हाइड्रोक्सिल अमीन से। सिर्फ ट्रिक ध्यान रखिए, H2NOH अमोनिया का डेरिवेटिव है, H हट के OH आ गया है, बस आपको ध्यान रखना है यहाँ से H2O निकालना है। ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कम एलिमिनेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। और जब हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन होती है तो बनने वाली जो चीज़ होगी वो ये तो होना ही होना है, डबल बॉन्ड और सीधा N और OH। हाइड्रोक्सिल अमीन से जो चीज़ बनती है उसे ऑक्साइन कहते हैं। तो आप देखिए ज़रा कि आंसर कहाँ मैच होता है, तो ये आंसर मैच होता है NOH यहाँ पे। ओके, तो करेक्ट आंसर इज C। फाइन, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। थर्ड, a carbonyl compound reacts with HCN to form a cyanohydrin which on hydrolysis forms a racemic mixture of alpha hydroxy acids. The carbonyl compound is, again ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है जिसके अंदर हम किसी कार्बोनिल कंपाउंड पे HCN का अटैक करते हैं। अब हमसे कहा जा रहा है कोई भी एक कार्बोनिल कंपाउंड है लेकिन उसकी रिएक्शन पे से जब HCN के साथ कराई जाती है उसकी रिएक्शन, तो साइनोहाइड्रिन बनना तय है। और जब हम साइनोहाइड्रिन का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एक ट्रिक होती है, CN जब कहीं है और उसका हाइड्रोलिसिस आप कर रहे हैं तो CN ग्रुप COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। फाइन, तो CN COH में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन शर्त ये है कि ऑप्टिकली एक्टिव बनना चाहिए क्योंकि रेसिमिक मिक्सचर है, तो कायरल सेंटर्स आपको नजर आने चाहिए। तो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, एसीटोन, डायथाइल कीटोन, एसिटल्डिहाइड या फॉर्मल्डिहाइड। वैसे क्वेश्चन आसान है, सेम क्वेश्चन पे प्रैक्टिस की जा चुकी है पहले भी। तो आप अपनी कहानी को सबसे छोटे एल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड से शुरू करेंगे, जो कि यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड भी है वैसे, पर एसिटल्डिहाइड से शुरू करेंगे क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड में 2 साइड पे H होता है, तो इसमें कायरल सेंटर डेवलप होने का कोई चांस नहीं है क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड इज दिस। तो इसमें कायरल सेंटर बनने का कोई चांस नहीं क्योंकि 2 H तो यहाँ रहेंगे और एडिशन करना है तो यहाँ होगा तो 2 H तो एक जैसे हो जाएंगे। इसी वजह से फॉर्मल्डिहाइड तो कैंसिल है, एसीटोन भी कैंसिल है क्योंकि एसीटोन के अंदर भी कायरल सेंटर डेवलप नहीं हो पाएगा क्योंकि 2 ग्रुप एक जैसे। इसके बाद बात करें डायइथाइल कीटोन, तो इसमें भी नहीं होगा क्योंकि दोनों तरफ इथाइल होगा। इसके अंदर चांसेस हैं कि ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है और यहाँ पे कोई 2 ग्रुप अलग जुड़ जाएं तो नई चीज़ आ सकती है, कायरल सेंटर यहाँ पे बन सकता है। तो इसके जब आप HCN से रिएक्शन करते हैं तो एक ही ट्रिक होती है, तोड़ दीजिए, ये प्लस ये माइनस, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, पाई बॉन्ड है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर गए ऊपर। तो अब जो चीज़ मिलने जा रही है वो CH3C ऊपर, माइनस से प्लस H, यहाँ पे H और नीचे कौन आ जाएगा? CN। आप देख सकते हैं ये कायरल सेंटर आ गया, चारों ग्रुप्स अलग अलग हैं। अब कहा जा रहा है जब इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया जाता है तो CN ग्रुप किस में चेंज हो जाता है? COH ग्रुप में। तो यहाँ पे OH रहेगा, यहाँ पे H रहेगा और यहाँ COH आ जाएगा। यही हमसे कहा जा रहा है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स क्योंकि ये मेन ग्रुप है, इससे जुड़ा कार्बन ये अल्फा और इस पे OH है तो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स। ठीक है, ये कायरल सेंटर वाला कंपाउंड बन गया। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा एसिटल्डिहाइड। ये एसिटल्डिहाइड ही है।
आई होप बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स विद मॉलिक्यूलर वेट 86 डू नॉट रिड्यूस फैलिंग सोल्यूशन। भाई कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है, 86 मोलर मास दे दिया, तो कार्बोनिल कंपाउंड है तो ये तो होना तय है ही है। एंड डज नॉट रिड्यूस फैलिंग सोल्यूशन, मतलब कि कीटोन है, एल्डिहाइड तो रिड्यूस कर देते हैं, तो इसका मतलब है दोनों साइड पे कीटोन होना है, मतलब दोनों साइड पे मतलब कार्बन होने, कीटोन तभी बनेगा। बट फॉर्म्स क्रिस्टलाइन बायसल्फाइड डेरिवेटिव, बायसल्फाइड डेरिवेटिव मतलब वही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो कार्बोनिल कंपाउंड देते ही हैं, एल्डिहाइड कीटोन दोनों ही देते हैं, तो ये कोई बड़ा हिंट नहीं है। गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये बहुत बड़ा हिंट है। तो आयोडोफॉर्म के लिए CH3CO ग्रुप होना जरूरी है। अब कीटोन आपको बनाना है, अब आप कीटोन बनाने के लिए क्या और सोच सकते हैं, मास 86 तक जाना चाहिए। भाई अब अगर एक आइडिया लगाया जाए तो दो तरीके होते हैं। एक तो यहाँ आंसर्स देख लीजिए आप, पेंटेन पेंटेन ब्यूटेन पेंटेन ब्यूटेन लिखा हुआ है, तो दिमाग में आता है कि 1 2 3 4 5, क्योंकि कार्बन की अगर हम बात करें तो 12 × 5 60, तो यही हो गए 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन हो गए और एक ऑक्सीजन है 16, तो ये आता है ना, मतलब 16, तो टोटल कितना आ जाएगा 86। तो बात जमती है ना, वो आप आइडिया से भी लगा सकते हैं। तो ये बात तो तय है कि एक कंपाउंड तो पेंटेन टू ओन होना है, पेंटेन टू ओन पेंटेन टू ओन पेंटेन टू ओन, तो ये तो नहीं आ सकता, इन तीन में से भी कोई एक होना है। अभी कहना चाह रहे कि इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से कोई और कंपाउंड हो सकता है, तो आप देखें ना जरा कि ये ग्रुप तो सेम रहना चाहिए, यहाँ पे क्या कोई हम चेंजेस कर सकते हैं, तो हम ये ग्रुप तो यूँ ही रखें। यहाँ पे 3 कार्बन है, 3 कार्बन में हम एक चेंज ये कर सकते हैं कि एक CH3 इधर लिख दें और एक CH3 लिख दें, मतलब कि हम इनको स्ट्रेट की बजाय ऐसे ब्रांच की फॉर्म में शो करते हैं। सेम चीज़ ये है, अगर इधर देखें तो 3 कार्बन 3 4 5 6 7 हाइड्रोजन है, 7 हाइड्रोजन है, तो ये चीज़ भी बन गई। अब इस चीज़ की यदि आप बात करो तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो जाएगी, नंबरिंग 1 2 3 4, तो ये क्या कहलाएगा 3 मिथाइल ब्यूटन 2 ओन, तो 3 मिथाइल ब्यूटन 2 ओन, 3 मिथाइल ब्यूटन 2 ओन, 3 मिथाइल ब्यूटन 2 ओन, B इज द करेक्ट आंसर। तो पेंटेन 2 ओन एंड 3 मिथाइल ब्यूटन 2 ओन, ओके, तो दैट इज द करेक्ट आंसर B, फाइन। चलिए नेक्स्ट, वापस पैसेज पढ़ना है आपको, ओके, और इसके ऊपर कोई रीजन असर्शन, रीजन असर्शन आप अच्छे से जानते ही हैं, ठीक है, मैं पहले भी बता चुका हूँ सारी बातें आपको। पहला दूसरा, अगर पहला जो असर्शन दिया है और रीजन दोनों सही है, रीजन उसको एक्सप्लेन भी करता है, तो A दोनों सही है लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता, तो B, अगर रीजन गलत है तो C, और अगर असर्शन ही गलत है तो D, बस ये ध्यान रखें, ठीक है, वही चीज़ ऊपर लिखी हुई है। रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज्ड इन डिसैलिनेशन ऑफ वाटर, बिल्कुल बात सही है, डिसैलिनेशन में ही रिवर्स ऑस्मोसिस यूज़ किया जाता है, बिल्कुल बात सही है, ठीक है। व्हेन प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड, प्योर वाटर इज स्क्वीज्ड आउट ऑफ द सी वाटर थ्रू मेम्ब्रेन। ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम प्रेशर लगाते हैं, जहाँ पे सोल्यूशन है, सलाइन वाटर है, उसकी तरफ अगर हम प्रेशर लगाएं तो इस प्रेशर की वजह से जो मेम्ब्रेन होती है उसमें से जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्ट तो यहीं रह जाता है और जो सॉल्वेंट होता है वो उसमें से निकलकर सामने की तरफ आ जाता है। बात बिल्कुल सही है, तभी तो प्योर सॉल्वेंट निकल कर जाएगा, सॉल्ट यहीं रह जाएगा, तभी तो डिसैलिनेशन होगा, तभी तो नमक पानी से अलग होगा। तो ये बात भी बिल्कुल सही है और ये बात भी बिल्कुल सही है, इस हिसाब से आंसर बैठता है A, ठीक है। व्हेन प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड, प्योर वाटर इज स्क्वीज्ड आउट ऑफ द सी वाटर एंड थ्रू द मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही बात है, एक्सप्लेन करता है इसको। सेकंड, व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस, हाइपरटोनिक मतलब बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ज़्यादा मतलब सॉल्यूट ज़्यादा, सॉल्वेंट कम, पानी कम, और सेल के अंदर पानी ज़्यादा है। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, सॉल्वेंट जहाँ कम होता है वहाँ से ज़्यादा की तरफ नहीं, सॉल्वेंट जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ से कम की तरफ आता है। सेल में पानी ज़्यादा है और बाहर तो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, तो अंदर से पानी बाहर जाएगा तो सेल श्रिंक हो जाएगा। तो कहना चाह रहे हैं व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इट श्रिंक्स, बात बिल्कुल सही। नेक्स्ट, रिवर्स ऑस्मोसिस यूज फॉर डिसैलिनेशन ऑफ वाटर, बात बिल्कुल सही, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही, इसको एक्सप्लेन करने वाला रीजन ये नहीं है, ये बात अपने हिसाब से सही है, ये अपने हिसाब से सही है, ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता। ऐसे केसेस में आंसर B होगा, ओके। नेक्स्ट, इन रिवर्स ऑस्मोसिस द प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सॉल्वेंट साइड, ये तो बात ही गलत हो गई, ठीक है। सॉल्वेंट साइड पे क्यों आप अप्लाई करोगे, हमेशा जो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है उसके अंदर हम सोल्यूशन साइड पे, सलाइन वाटर जो होता है वहाँ पे प्रेशर जनरेट करते हैं, तब वहाँ से फ्रेश वाटर निकलकर सामने की तरफ चला जाता है, सॉल्ट वहीं रुक जाता है। तो ये बात ही गलत होगी, और जब ये गलत हो गया तो दूसरा तो आपको देखना ही नहीं है, जब असर्शन गलत हो जाता है तो D आंसर होता है, बाकी दूसरा तो फिर सही आएगा। इन रिवर्स ऑस्मोसिस द सॉल्वेंट स्टार्ट्स टू फ्लो फ्रॉम सोल्यूशन इनटू द प्योर सॉल्वेंट थ्रू द सेमीब्रोमीन, ये तो बात बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन ये तो गलत हो गया तो फिर D आना है। नेक्स्ट, रिवर्स ऑस्मोसिस डज नॉट रिमूव ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, बिल्कुल बात सही है, RO से कभी भी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हटती, बात बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, बिल्कुल बात सही है,
क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एफिनिटी वाटर के अंदर डिजोल्व रहने की कंपैरेटिवली इतनी अच्छी होती है कि रिवर्स ऑस्मोसिस से वो अलग नहीं हो सकते। तो ये बात बिल्कुल इसको एक्सप्लेन करती है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की अच्छी सॉल्युबिलिटी वाटर में आरओ से उसको अलग होने से रोकती है। तो कहा जा रहा है रिवर्स ऑस्मोसिस डज नॉट रिमूव ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस। बिल्कुल सही है। क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस आर मोर डिजोल्व या आर डिजोल्व इन वाटर, और जब वो वाटर वहाँ से सेपरेट हो रहा होता है मेम्ब्रेन में से, तो ये उसी वाटर के साथ डिजोल्व फॉर्म में दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है, और ये इसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी देते हैं। फाइन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज दिस, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। भाई इसको देख के आपको समझ जाना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन यूनिट्स को देखने से ही जज हो जाता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आने वाला है 3। कैसे 3? आपको अच्छे से पता है के की जो यूनिट्स होती है, के की यूनिट अगर निकालनी हो तो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, तो टाइम तो इन्वर्स आएगा, तो सेकंड इन्वर्स तो ही है। अब कंसंट्रेशन क्या होता है? 1 माइनस n, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर यहाँ पे 3 रख दिया जाए तो मोल्स पर लीटर तो होता ही है, और यहाँ पे 3 रख दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -2 अपॉन टाइम। अब टाइम से तो सेकंड इन्वर्स आना है, आ गया। मोल्स पर लीटर पे -2 है, तो स्क्वायर स्क्वायर दोनों का होगा, लेकिन लीटर नीचे तो लीटर ऊपर आ जाएगा, तो लीटर स्क्वायर मोल -2 सेकंड इन्वर्स, दैट्स वाई 3। नेक्स्ट 4th, 3 साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स आर गिवन बिलो, विच ऑफ दीज आर एनोमर्स। देखिए एनोमर्स में जो चेंज आता है ना, एनोमर्स में C1 पोजीशन पे H और OH की पोजीशन चेंज होती है, रेस्ट ऑल इज सेम। आप चेक कर लीजिए कौन से स्ट्रक्चर बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, 3 OH। ये तो कैंसिल ही हो जाता है क्योंकि ये तो इनसे किसी से भी मैच नहीं हो रहा, तो इसको तो कैंसिल कीजिए। हाँ, ये बिल्कुल सेम 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 सेम। यहाँ पे देखिए ये C1 पोजीशन है, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। आप सेकंड से 6 तक अगर आप देखें तो सब कुछ सेम है। C1 पोजीशन पे H और OH की पोजीशन चेंज हो रही है। इस पोजीशन के चेंज हो जाने की वजह से ही हम इनको एनोमर्स कहते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड इज द आंसर। ये तो कैच में नहीं है, तो फर्स्ट एंड सेकंड, तो आंसर विल बी फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5th, द टर्म ज़ॉर्प्शन। देखिए ज़ॉर्प्शन जो वर्ड है उसमें ना तो एड लगा है और ना एब लगा है, तो इसका मतलब है ज़ॉर्प्शन दोनों के लिए आता है। एड ज़ॉर्प्शन के लिए भी आता है और एब्जॉर्प्शन के लिए भी आता है, ठीक है। तो जब एड्जॉर्प्शन होते होते एब्जॉर्प्शन में कन्वर्ट हो जाए तो ये फिनोमेना ज़ॉर्प्शन कहलाता है, राइट। यानी कि बोथ एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन। फाइन, नेक्स्ट। Which of the following ion have the same electronic configuration? किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बिल्कुल सेम है? देखिए स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर अगर आपको पता है तो कहानी क्लियर है, एटॉमिक नंबर नहीं पता है तो फिर आपको इश्यूज रहेंगे। स्कैंडियम 21 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन अगर मैं निकाल दूँ तो 18 मिल जाता है, जबकि जो क्रोमियम होता है वो 24 होता है, और 3 मैं अगर निकाल दूँ तो 21, तो बात समझ में नहीं आती, ये तो नहीं हो सकता, तो इसको तो कैंसिल करो। नेक्स्ट, कोबाल्ट 3+ एंड निकल 3+। कोबाल्ट का नंबर 27, निकल का नंबर 28, दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग है लेकिन चार्ज सेम है, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ देखते हैं Mn2+, नंबर होता है 25, इसका नंबर होता है 26। 25 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए 23, और 26 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए 23, तो ये बात जमती है और नन ऑफ दी अबव तो है ही नहीं, तो C इज द आंसर। फाइन, नेक्स्ट देखिए। अ कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H9n रिएक्ट्स विथ, दिस इज हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है, टू गिव अ प्रेसिपिटेट व्हिच इज इनसॉल्युबल इन एक्वस सॉल्यूशन। ये एक प्रेसिपिटेट दे देता है, मतलब रिएक्शन तो हो रही है, रिएक्शन हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि टर्शरी अमीन्स तो नहीं हो सकते, क्योंकि प्राइमरी अमीन्स हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं, सेकेंडरी अमीन्स भी हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं, टर्शरी अमीन्स हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते। तो ये तो कहानी खत्म हो गई, दोनों की रिएक्शन से वाइट पीपीटी मिलता है, ये बात बिल्कुल सही है। सेकेंडरी भी रिएक्शन करेगा तो वाइट पीपीटी मिलेगा, लेकिन फिर अल्कलाइन सोल्यूशन डाल दिया जाए, यहाँ पे एक्वस लिखा हुआ है, वैसे अल्कलाइन एक्वस सोल्यूशन कहना चाहिए, तो एक्वस सोल्यूशन अगर डाल दिया जाए क्वेश्चन के हिसाब से, तो पीपीटी अगर डिसॉल्व हो जाता है, रिएक्शंस अगर आपको इसकी देखनी है तो आप अमीन्स का क्विक रिवीजन जाके देख सकते हैं, लिंक्स जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रखे हैं, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाता है, इस केस में प्रेसिपिटेट डिसॉल्व नहीं होता, और यहाँ तो रिएक्शन ही नहीं होती, तो हमसे कह रहे हैं कि रिएक्शन तो हो जाएगी, प्रेसिपिटेट भी बन जाएगा, लेकिन प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल रहेगा, तो मतलब सेकेंडरी अमीन्स होने चाहिए। अब सेकेंडरी अमीन्स ऊपर से आप ढूंढ लीजिए कि कौन सा अमीन सेकेंडरी अमीन है। ये प्राइमरी है, N के पास 2 H है और एक तरफ एक ही कार्बन है, N के पास दोनों साइड पे कार्बन है, ये सेकेंडरी हुआ, तो मेरे हिसाब से तो ये आंसर हो जाना चाहिए। बाकी चेक कर लेते हैं, ये टर्शरी है, एक भी हाइड्रोजन नहीं है और 3 H जुड़ रहे हैं, यहाँ पे NH2 तो प्राइमरी है, दिखाने से ऐसा लग रहा है कि सेकेंडरी हो सकता है, लेकिन नहीं, प्राइमरी, सेकेंडरी B इज दी ओनली आंसर। ओके, नेक्स्ट।
8 द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स अमोनियम टेट्राफ्लोरिडो, फिर उसके आगे लिखा है कोबाल्टेट, थोड़ा सा स्पेलिंग का एरर है तो ये आर नहीं है ना, कोबाल्टेट है, काम हो सकता है अपना अकॉर्डिंग टू आईपीसी, ठीक है। तो हमसे कहना जा रहा है अमोनियम 8 लगाए तो मतलब जो एंटिटी है वो पीछे आएगी, काउंटर आयन आगे, अमोनियम NH4 टेट्राफ्लोरिडो कोबाल्टेट COF4। बहुत से लोग बस इतना लिख के खुश हो जाते हैं, यहाँ पे गलती है। मैं फिर कहता हूँ अगर थोड़ी डिटेल में अगर आपको देखना है तो फिर आपको एक रिवीजन देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। देखें तो यहाँ पे अब इस ऑक्सीजन स्टेट यदि आप देखें तो ऑक्सीजन स्टेट भी जस्टिफाई करनी है, सेकंड आनी चाहिए, जबकि आप यहाँ पे निकालोगे तो अमोनियम में तो +1, कोबाल्ट पे x -4 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी +3, जबकि हमें तो सेकंड चाहिए। जो भी चेंज है वो आप किस में कर सकते हैं, काउंटर आयन में। काउंटर आयन में चेंज अब क्या किया सकते हैं, एक तो है ही है, माइनस में तो जा नहीं सकते, आगे बढ़ के देख लीजिए 2, और जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर कोई इशू है ही नहीं। 2 कर दीजिए, जैसे यहाँ 2 करोगे यहाँ 2 हो जाएगा, और जैसे यहाँ 2 हो जाएगा +3 की जगह वैल्यू +2 आ जाएगी, और +2 हमको चाहिए, तो इसका मतलब है NH4 होल ट्वाइस COF4, NH4 होल ट्वाइस COF4। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, फाइन। चलिए नेक्स्ट देखें। हाउ मेनी EDTA मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू मेक एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विद कैल्शियम आयन। देखिए EDTA जो होता है वो एक ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड बनाने वाला लिगेंड है। क्यों? क्योंकि EDTA एक हेक्साडेंटेड लिगेंड है। हेक्साडेंटेड लिगेंड कैसे, इथेन 1,2-डायअमीन, भाई ये N हो गया, यहाँ पे और यहाँ पे अगर आप देखें तो COO माइनस, यहाँ पे भी अगर आप देखें तो COO माइनस, यहाँ पे देखिए COO माइनस, और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो COO माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन के वाया बॉन्ड बना सकता है, करेक्ट, यहाँ बना सकता है, इधर से बॉन्ड बना सकता है, इधर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड और इधर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आपके पास 6 डोनर साइट्स हैं। 6 डोनर साइट्स हैं तो मतलब लिगेंड एक ही है, लेकिन 6 बॉन्ड्स बनाकर जुड़ सकता है, तो अकेला ही ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना लेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर एक EDTA भी 6 देता है कोऑर्डिनेशन नंबर, और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर पे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। तो आंसर इज हाउ मेनी EDTA मॉलिक्यूल, तो आंसर इज ओनली 1 A। इथेन EDTA, इथाइलिन डायअमीन टेट्राएसीटेट आयन, ठीक है, 4- जस्टिफाइड। नेक्स्ट देखिए 10th, क्लोरोबेंजीन इज फाउंड बाय द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। बिल्कुल बात सही है, ये तो बहुत फेमस रिएक्शन है, बहुत कॉमन रिएक्शन है, क्लास 11 से चली आ रही है और 12th में भी बहुत बार पूछी जा रही है, एंड दैट इज कि क्लोरोबेंजीन की जब हम इस टाइप की रिएक्शंस बहुत सारी है, Cl2 के साथ रिएक्शन करते हैं एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो आपको अच्छे से पता है Cl जो होता है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है, हम पैरा वाला को भी रिपोर्ट करें तो इससे जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, Cl+, करेक्ट। Cl- इसके साथ जुड़कर AlCl4- बना लेता है और Cl+ इलेक्ट्रोफाइल। अभी तो आप इतना ही ध्यान रख लीजिए, नहीं तो मैं वापस कहूँगा क्विक रिवीजन आप सारे चैप्टर्स का जाकर देख सकते हैं, उनमें इन सारी चीज़ों को मैंने थोड़ा अच्छे से समझा रखा है। चैप्टर वाली बात तो नहीं होती क्योंकि एक चैप्टर को कंप्लीट होने में 22-25 क्लासेस लग सकती हैं, लेकिन क्विक रिवीजन में हमने सबको कवर करने की कोशिश की है, तो आप काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ समझ सकते हैं चीज़ों को। देखें तो इलेक्ट्रोफाइल, अब हमसे क्या कहा जा रहा है, ऐसा जब होता है तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज अटैक्स द बेंजीन रिंग इन दिस रिएक्शन। तो बेंजीन रिंग पे जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वही अटैक करता है, और इलेक्ट्रोफाइल कौन बनता है, क्लोरोनियम आयन। तो आंसर इज नेक्स्ट 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल डज नॉट एग्जिबिट फ्रैंकल डिफेक्ट। देखिए फ्रैंकल डिफेक्ट कौन शो नहीं करते, फ्रैंकल डिफेक्ट वो शो नहीं करते जिनमें कैटायंस और एनायन के साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, या फिर एस ब्लॉक के मेटल्स के साथ कोई सॉल्ट बना हुआ हो, वो फ्रैंकल डिफेक्ट शो नहीं करते क्योंकि उनके साइज लगभग बहुत ज़्यादा डिफरेंस वाले नहीं होते, ठीक है, मिलते जुलते होते हैं। तो Ag डी ब्लॉक का है, Ag यहाँ पे देखें तो डी ब्लॉक का है, जिंक डी ब्लॉक का है, K आपको नज़र आ गया, तो वन साइडेड आंसर हो जाता है कि KBr जो है वो एस ब्लॉक का सॉल्ट है, और जो एस ब्लॉक के सॉल्ट होते हैं ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये शॉर्टकट इफेक्ट शो करते हैं। तो बाकी 3 फ्रैंकल शो कर रहे हैं, ये शॉर्टकट शो करेगा, और हमसे पूछा है कौन सा फ्रैंकल शो नहीं करेगा, तो आंसर इज C 12। रीजन असर्शन है, देखिए अल्फा अमीनो एसिड जब ब्यूटेनाइन स्ट्रक्चर, बिल्कुल बात सही है, अमीनो एसिड, अमीनो ग्रुप भी है और एसिडिक ग्रुप भी है, एसिडिक H+ निकाल देता है और अमीनो ग्रुप उस H+ को गेन कर लेता है, NH3+ और COO-। बात जानते ही हैं आप अच्छे से, NH3+ CH2, सबसे छोटा वाला बना रहा हूँ ग्लाइसिन, COH-, H+ निकल कर यहाँ गया, इसी को हम ब्यूटेनाइन कहते हैं। तो बात बिल्कुल सही है, अल्फा अमीनो एसिड जब लोएस्ट कंडक्टिविटी एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, बिल्कुल बात सही है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर लोएस्ट कंडक्टिविटी होती है क्योंकि मिनिमम आयंस होते हैं वहाँ पे, करेक्ट। तो बात बिल्कुल सही है कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वही पॉइंट होता है जब
जो ज़्यूटर आयन होता है वो किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट नहीं करता, यानी कंडक्टिविटी सबसे कम होती है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो बात ऊपर वाली भी सही है और बात नीचे वाली भी सही है, लेकिन ये कह रहे हैं अमीनो एसिड्स हैव ज़्यूटर आयन स्ट्रक्चर। तो ज़्यूटर आयन स्ट्रक्चर क्यों होता है उसका एक्सप्लेनेशन ये नहीं है। दोनों स्टेटमेंट्स अपने आप में सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन ये नहीं है। तो इस जगह जो आप ऑप्शन देंगे वो भी देंगे कि ये बात भी सही है और ये बात भी सही है, लेकिन दूसरी वाली जो बात है वो पहले वाले का एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो क्वेश्चन आ रहा है इस पहले वाले का क्या एक्सप्लेनेशन होगा। तो अब ज़्यूटर आयन स्ट्रक्चर हो उसका एक्सप्लेनेशन ही होगा, क्योंकि जो अमीनो एसिड्स होते हैं उसमें एसिडिक और बेसिक ग्रुप दोनों प्रेजेंट होते हैं साइमल्टेनियसली। एक H+ निकालता है और दूसरा H+ आयन गेन कर लेता है, इसलिए ज़्यूटर आयन बनता है। फाइन, तो दोनों बातें सही है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता, ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF6 इज एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। XeF6 का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो ये रिएक्शन एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है। चेक कर लें, पी ब्लॉक की रिएक्शन है, काफ़ी फेमस है। देखिए इसकी जब आप H2O से रिएक्शन करेंगे तो 2H और 2F ट्वाइस HF, बचा क्या XeOF4, पार्शियल हाइड्रोलिसिस है। आप एक काम कीजिए 2H2O लीजिए, फ्लोरीन अभी खूब है, 4H हो गए 4F, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं 4HF। अब क्या बचा XeO2F2, बात में दम है, और XeF6 थ्राइस H2O ले लीजिए, 6H हो गए 6F हो गए 6HF और XeO3, ये इसके प्रोडक्ट हैं। ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है और ऊपर वाले जो दोनों हैं वो पार्शियल हाइड्रोलिसिस है। अभी हमसे कह रहे हैं कि इसका जब हाइड्रोलिसिस होता है तो इज एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। भाई रिडॉक्स रिएक्शन मुझे कम समझ आती है, क्योंकि ये यहाँ ऑक्सीजन स्टेट कितनी है +6, यहाँ पे अगर आप देखें तो भी +6, -2 इससे -4 इससे उधर जाएगा तो +6, यहाँ पे भी +6 और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो +6, तो ऑक्सीजन स्टेट में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, तो ये स्टेटमेंट हो गई गलत। और जब एसर्शन ही गलत हो जाता है तो आपको कुछ करना ही नहीं है, एक ही जवाब देना है, एंड दैट आंसर इज डी। रीजन गलत होता है तो सी, ठीक है। XeF6 व्हेन हाइड्रोलिसिस यील्ड XeOF4 एंड XeO2F2, बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि एक ऑप्शन है जो डी उसमें यही कह रहा है कि एसर्शन गलत है, रीजन सही है। तो एसर्शन गलत है, रीजन सही है, तो रीजन तो वैसे भी सही है। जो मैंने बात बोली वो कंपाउंड्स मैंने यहाँ बना ही दिए और ये चीज़ थोड़ी सी गलत हो गई, ठीक है। तो ऑप्शन क्या मिलेगा डी। नेक्स्ट देखते हैं 14 देखिए, द पैकिंग एफिशिएंसी इज मैक्सिमम फॉर FCC स्ट्रक्चर। FCC स्ट्रक्चर के लिए पैकिंग एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। क्या बात सही है? बिल्कुल बात सही है, मैक्सिमम ही होती है। FCC का जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो है लगभग 74%, जो कि मैक्सिमम माना जाता है। तो बात सही निकल कर आती है। नाउ क्वेश्चन इज रीजन द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12 इन FCC स्ट्रक्चर। FCC स्ट्रक्चर जो होते हैं उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, बात सही है। HCP का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का भी। तो बातें तो दोनों सही है, लेकिन ये उसको एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि पैकिंग एफिशिएंसी रेडियस ऑफ द एटम पे डिपेंड करती है। अगर आप पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं तो जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले को यदि आप देखें तो Z × 4/3πr³ तो इसके अंदर एज लेंथ और रेडियस का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर से कोई लेना देना नहीं। तो बातें दोनों अपने आप में सही है, लेकिन ये उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। दैट्स वाई आप ऑप्शन क्या रखेंगे, आप यहाँ पे ऑप्शन रखेंगे बी। दोनों बातें सही है, लेकिन ये उसको एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर क्योंकि जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो कोऑर्डिनेशन नंबर पे नहीं, रेडियस ऑफ द एटम पे डिपेंड करती है। दैट्स वाई। फाइन, चलिए नेक्स्ट 15, द pKa वैल्यू ऑफ एसिडिक एसिड इज लोअर देन दैट ऑफ फिनॉल। देखिए pKa वैल्यू लोअर तो मतलब Ka हायर, Ka हायर तो मतलब ज़्यादा एसिडिक, एसिडिक मोर। तो ये कहना चाह रहे हैं एसिडिक एसिड जो होता है CH3COH होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है फिनॉल से, कोई दो राय नहीं, 100% सही है। एसिडिक एसिड ज़्यादा ही होता है। फिनॉल में तो एक 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल जिसे पिक्रिक एसिड कहते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड से ज़्यादा एसिडिक होता है। उसके अलावा तो सारे फिनॉल, अल्कोहल ये सब कम ही एसिडिक होते हैं एसिडिक एसिड। तो बात बिल्कुल सही है। अब हम एसिडिटी चेक कैसे करते हैं, हम ये कहते हैं H+ निकल जाने के बाद जो स्पीशीज बनती है वो बना लो। तो यहाँ तो एसिडेट आयन्स बनेंगे और यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन बनेगा H+ निकल जाने के बाद। ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, लेकिन इसके केस में आपको इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, इसके अंदर आपको नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से ये स्पीशीज ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू दी फिनॉक्साइड आयन, और इसी वजह से H+ आयन उसी से ज़्यादा रिलीज रहेगा, वही ज़्यादा फर्निश करेंगे जिनका H+ आयन निकल जाने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बनता है वो कंपैरेटिवली स्टेबल हो, या H+ आयन निकल जाने के बाद जो एनायन बनता है वो कंपैरेटिवली स्टेबल हो। और ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से, इक्विवेलेंट मतलब बिल्कुल एक जैसी एनर्जी बने। आप देखिए यहाँ पे, अब मैं इस पे O पे माइनस कर देता हूँ, यहाँ यूँ कर देता हूँ, कैसे बनाते हैं आप देख सकते हैं, ये यूँ माइनस, यहाँ प्लस, प्लस माइनस में बॉन्ड बन गया, तो इक्विवेलेंट है ना। जबकि इसके अंदर आप कई सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी, क्योंकि आप क्विक रिवीजन देख रहे हैं, आप कोई टॉपिक नहीं समझ रहे जीरो से, तो इतना आपको आता होगा, राइट। और हम अगर इसी चीज़ को इतना एक्सप्लेन करेंगे तो फिर पेपर टाइमली कंप्लीट नहीं हो सकता।
तो इसके अंदर जब आप स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो उन स्ट्रक्चर्स की एनर्जी अलग अलग आती है, क्योंकि नेगेटिव साइन आपको कार्बन पे भी देखने को मिलेगा, जबकि यहाँ पे नेगेटिव साइन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स पे देखने को मिल रहा है। दैट्स वाई ये ज़्यादा H+ आयन फर्निश करके स्टेबल हो जाते हैं। तो आपसे देखते हैं एसिड आयन इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज देन फिनेट आयन या फिनॉक्साइड आयन, बिकॉज इट्स कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर आर एक्जैक्टली इक्वलेंट वाइल दोज फिनेट आयंस आर नॉट। परफेक्ट, बिल्कुल सही बात है। तो ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, और जबकि एक्सप्लेनेशन मिल रहे हैं तो ऑप्शन ए आएगा। फाइन, चलिए नेक्स्ट, फिनॉल गिव ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल्स ऑन नाइट्रेशन विद कंसंट्रेट HNO3 एंड H2SO4। कहा जा रहा है फिनॉल की जब कंसंट्रेट HNO3 और H2SO4 से रिएक्शन करते हैं तो ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड स्पीशीज मिलती है। बहुत से लोग इसको सही मान लेते हैं, जबकि गलत है, क्योंकि फिनॉल में जब कंसंट्रेट HNO3 और H2SO4 मिलाया जाता है तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनता है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। कई सारे ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। तो ये तो स्टेटमेंट ही गलत है, तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाती है, क्योंकि बहुत से लोग इसको सही मान लेते हैं। फाइन, तो ये बात तो गलत हो जाती है। तो ये गलत है, तो ये तो सही ही आएगा। OH ग्रुप एट फिनॉल इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ये तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन ऊपर वाला गलत हो गया है। और क्योंकि ये गलत हो गया, असर्शन गलत हो गया, तो आंसर सॉरी, तो ये तो फिर डी ही आना है और कुछ हो ही नहीं सकता। फाइन, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब आते हैं सेक्शन बी पर। देखिए सेक्शन बी पे पहला क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन इक्वेशन। रिएक्शन को कंप्लीट करना है। Br2 हीट, यूवी लाइट है, यूवी लाइट मतलब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में आप वो फ्री रेडिकल ढूंढ लीजिए जो कंपैरेटिवली स्टेबल होता है। ठीक है, H हटेगा और ये आके जुड़ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन है, तो देखें ज़रा कहाँ क्या हो सकता है वो देखिए। याद रखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, अंदर कुछ नहीं होगा, इधर भी कुछ नहीं होगा, H ही हटेगा। और H हटने के लिए ये वाले H हट नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे जो जुड़ा H है, इस जगह H है नो डाउट, लेकिन उसके हटने पर जो फ्री रेडिकल बनता है, ठीक है ना, वो हाईली अनस्टेबल होता है, क्योंकि जिस पे फ्री रेडिकल आ रहा है उसी पे डबल बॉन्ड है। तो इन H का स्कोप तो खत्म कर दीजिए। अब बात करते हैं इधर। अब CH, एक H इधर से भी हट सकता है और एक इधर से भी हट सकता है। अब इसी H को हम हटाएंगे और इसी की जगह पे Br जोड़ देंगे। रीज़न, क्योंकि जब यहाँ से होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो जो फ्री रेडिकल बनेगा वो यहाँ बनेगा, और ये जो फ्री रेडिकल होगा ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल हो गया। फ्री रेडिकल जिस कार्बन पर है डायरेक्टली दो कार्बन से अटैच। अगर आप यहाँ से एक H हटाते हैं तो फ्री रेडिकल यहाँ बनता है, वो फ्री रेडिकल प्राइमरी फ्री रेडिकल होता है। और प्राइमरी फ्री रेडिकल और सेकेंडरी फ्री रेडिकल में सेकेंडरी फ्री रेडिकल कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होते हैं। दैट्स वाई हम यहाँ से H ना हटाकर यहाँ से H हटाएंगे, क्योंकि मैकेनिज्म में सेकेंडरी फ्री रेडिकल जो बनते हैं वो कंपैरेटिवली स्टेबल होते हैं। तो अब आप समझ गए कि यहाँ फ्री रेडिकल आ जाएगा। अब लाइट ने तो Br को भी तोड़ दिया होगा, कैसे तोड़ दिया होगा, वही फ्री रेडिकल की फॉर्म में। अब एक Br फ्री रेडिकल इस फ्री रेडिकल से आके जुड़ जाएगा, और जब ये इससे आगे जुड़ जाएगा, ठीक है, इस फ्री रेडिकल से Br फ्री रेडिकल को अगर मैं जोड़ दूँ तो इस जगह पे Br आ जाएगा, एंड दैट इज योर आंसर। फाइन, तो इसका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट हो जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, बस यहाँ से एक H हटा के एक Br जोड़। फाइन, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट केस में आपसे HBr और पेरोक्साइड का अटैक करवा रहे हैं। अब आप मुझे बताइए HBr और पेरोक्साइड मतलब कौन सा रूल? एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट डबल बॉन्डेड उस कार्बन पर जाकर जुड़ेगा जिस पे हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, मार्कोनिकोव रूल का उल्टा। तो यहाँ पे देखें तो इसके पास ज़्यादा है, इसके पास कम है, तो इसके पास H और इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट इसी से आके जुड़ेगा। इसको यहाँ से तोड़ दीजिए, प्रोडक्ट पहचान लीजिए, प्रोडक्ट इज दिस, ये आ गया CH2 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 और Br, दैट इज योर आंसर। फाइन, तो ये कंपाउंड आपका तैयार हो गया। चाहे तो नाम लिख सकते हैं आप, नेम क्या देंगे? ब्रोमो और फिनाइल, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी, तो आप कहेंगे 1 ब्रोमो 3 फिनाइल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 3 फिनाइल प्रोपेन। ओके, नेक्स्ट देखिए। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स गिविंग वन सुटेबल एग्जाम्पल फॉर ईच। देखिए डेफिनेशन देनी है, डेफिनेशन आपको NCERT से मिल जाएगी, ठीक है, आपको याद ही रखनी होती है और वैसी की वैसी लिखनी होती है। मिसाइल्स में आपको समझा देता हूँ। जब किसी इलेक्ट्रोलाइट को, ठीक है, पानी में डिजोल्व किया जाता है, जिसमें फोबिक पार्ट काफ़ी बड़े होते हैं, चेन वाले, है ना, फैटी एसिड्स के जो कंपाउंड्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, वो उन्हें जब आप पानी में डिजोल्व कर देते हो तो पानी में जाकर वो एक एग्रीगेट हो जाते हैं, एग्रीगेशन करते हैं और आपस में जुड़कर एक ऐसा पार्टिकल बना लेते हैं जिसका साइज़ 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में आ जाता है, और इसी एग्रीगेटेड फॉर्म को हम मिसेल कहते हैं। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि जो क्लिनजिंग एक्शन होता है, जब हम सोप को पानी में मिलाते हैं तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं सोप में वो डिजोल्व हो जाते हैं और आपस में एग्रीगेट होकर वो पार्टिकल्स एक ऐसे रेंज में चले जाते हैं जिसका साइज़ 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में, और इस वजह से उसको हम कोलॉइड कहते हैं, और इस स्पेसिफिक टाइप के कोलॉइड को मिसेल्स कहा जाता है। फाइन, तो दैट इज मिसेल, और जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो आपको लिखनी होती है, जो कि NCERT में आपको मिल जाएगी, लेकिन जो कॉन्सेप्ट समझाने वाला था वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखिए इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब होता है माइग्रेशन ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल्स टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड, अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड।
बस दैट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्योंकि कोलोइडल पार्टिकल चार्ज होते हैं, उन पर कुछ ना कुछ चार्ज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड में उन्हें रखा जाता है तो वो अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं, उनका यही मूवमेंट इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है। अगर कोलोइडल पार्टिकल आर पॉजिटिवली चार्ज तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, तो द मूवमेंट ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल्स टुवर्ड्स द अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। फाइन, तो ये दो बातें हो गई। ओके, तो ध्यान रखिएगा, डेफिनेशन बिल्कुल प्रॉपर लिख के आए आप, समझा मैंने दिया है, डेफिनेशन आप एनसीईआरटी से भी देख सकते हैं। 19, व्हाट इज पॉलीडेंटेड लिगेंड, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ EDTA4-। अब EDTA4- का स्ट्रक्चर मैं यहाँ ड्रॉ नहीं करूँगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी अभी पहले ड्रॉ कर दिया था, तो वो चीज़ तो हो गई। अब पॉलीडेंटेड कौन होते हैं? पॉलीडेंटेड वो लिगेंड्स होते हैं जिनके पास मल्टीपल डोनर एटम्स होते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। तो मोनोडेंटेड वो जो एक डोनर एटम रखता हो, डाइडेंटेड वो जो दो डोनर एटम रखते हो, एम्बाइडेंटेड वो जो दो डोनर एटम रखते हो लेकिन एक टाइम पे एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता हो, और पॉलीडेंटेड वो जो मल्टीपल डोनर एटम्स रखते हैं और एक ही टाइम पर मल्टीपल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देते हैं। फाइन, तो ये बात भी अपनी हो गई। स्ट्रक्चर मैं पहले आपको बता चुका हूँ, तो यहाँ नहीं बता रहा मैं, ठीक है। राइट दी हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ NiCO4। अब NiCO4 की हाइब्रिडाइजेशन और शेप बताना है, बस इन्होंने तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया है। अब आप कैसे करेंगे, आपको थोड़ी सी ट्रिक पता होनी चाहिए, एक्सप्लेन तो यहाँ करना नहीं है। क्विक रिवीजन के अंदर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के मैंने ये चीज़ समझाई है। निकल का नंबर कितना, 28, तो 3D8 4s2, आइडिया लगाना आना चाहिए आपको। यहाँ पे यदि हम बात करें तो x, ये तो न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, 0, तो x की वैल्यू तो 0 ही है, तो ऑप्शन स्टेट यही रहने वाली है जो है। बस इतना ध्यान रखिए कि जो CO होता है वो पेयरिंग कराने वाला लिगेंड है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 की बात करूँ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखूँ, तो पेयरिंग कराने वाला लिगेंड है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ की बजाय पेयर अप कर देंगे। तो अगर मैं पेयर अप कर दूँ तो यहाँ से और यहाँ से हटा दूंगा और उन दोनों को यहाँ लगा दूँगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका 3D, ये 4s। आगे चलोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4p मिलेगा, तो ये 4p। अब कितने लिगेंड्स हैं, 4 लिगेंड्स हैं, तो जो ऑर्बिटल्स खाली चाहिए वो भी कितनी चाहिए, 4 चाहिए। तो देख के नज़र आ जाएगा कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सी बैठेगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगी, राइट। तो हाइब्रिडाइजेशन पूछ रही है sp3, और sp3 पे जो शेप होता है वो क्या होता है, टेट्राहेड्रल। तो हमसे एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बोला है, सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन और शेप बताना था, तो हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए और शेप को इस तरीके से आप शो कर दीजिए, CO 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 एंड CO। फाइन, यू शो कर सकते हैं, ओके फाइन। आई होप बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विद अ सॉल्यूशन हुज pH is 10। pH 10 है, ठीक है, और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विद अ सॉल्यूशन हुज pH is 10। ओके, देखिए नाउ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि pH अगर 10 है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी होगी, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होती है 10 to the power minus pH, 10 to the power minus 10। ठीक है, पोटेंशियल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है H प्लस से H2, यहाँ पे E0 H प्लस से H2, रिडक्शन फॉर्मेट लिख रहा हूँ, माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट्स कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन। फाइन, अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए रिडक्शन फॉर्मेट की जो रिएक्शन है वो क्या लिख सकते हैं, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू हाइड्रोजन गैस। फाइन, जिसका प्रेशर 1 atm मानते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। दूसरी चीज़ हम ये भी जानते हैं, E0 ऐसे केसेस में जो आता है वो 0। ठीक है, तो बस अब हमसे पूछ रहे हैं पोटेंशियल निकालना है, ये वैल्यू निकालनी है, तो चलिए इसको हम निकाल सकते हैं। वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। देखिए ज़रा, यहाँ पे तो 0.0591 इलेक्ट्रॉन का चेंज 2 का है, लॉग प्रोडक्ट साइड पे गैस है, प्रेशर 1 होता है, हम मेंशन नहीं कर रहे, ठीक है, चाहे तो 1 atm में लिख सकते हैं, अपॉन रिएक्टेंट H प्लस आयन की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। एग्री करते हैं। अब H प्लस आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पे लिखी हुई है 10 to the power minus 10, और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। तो अभी अगर मैं चाहूँ तो ये स्क्वायर अगर यहाँ से हटा दूँ तो लॉग आ गया, तो ये स्क्वायर यहाँ लगाया जा सकता है। तो अगर मैं इसी रिएक्शन को आगे लिखूँ तो माइनस 0.0591 अपॉन 2 को हम बाहर ले आते हैं, इंटू 2 लॉग 1 बाय H प्लस आयन कंसंट्रेशन। फाइन, तो इतना हो गया। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। मैं यहाँ कर देता हूँ, चलिए यहाँ कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद ऊपर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जो चीज़ हमें कैलकुलेट करनी थी H+/H2, वो यहाँ से अगर हम शुरू करें तो 0.0591
माइनस में बचा हुआ है, ठीक है। और कुल मिलाकर अब log 1/10 टू द पावर H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी निकल के आई है? -10। अगर आप इसको लिखना चाहें तो 10 टू द पावर 10 हो जाएगा, तो -0.0591 log 10 टू द पावर 10 log 10 की वैल्यू 1 इंटू 10 कर देंगे, तो अब आपके पास आंसर निकल कर आने वाला है 10 इंटू 10, तो -0.591 वोल्ट्स। दैट इज़ द आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होगी। यहाँ पे समझ में आई क्या होगा, इसको ऊपर चला जाएगा 10 log 10 की वैल्यू 1, इसको 10 कर देंगे तो एक पॉइंट आगे ले लिया, 0.591 वोल्ट। दैट इज द आंसर। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट 21st, कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओके रिएक्शन, और आपसे कह रहे हैं EMF निकालिए। देखिए नॉन्स्ट इक्वेशन होती है, आप अच्छे से जानते हैं। नॉन्स्ट इक्वेशन की यदि हम बात करें तो EMF ऑफ द सेल निकाल सकते हैं। E नॉट ऑफ द सेल दे रखा है -0.0591 वोल्ट अपॉन n लॉग प्रोडक्ट साइड। अच्छा हम तो सीधा ही क्वेश्चन कर लेते हैं ना। n की वैल्यू 2 लॉग प्रोडक्ट साइड पर कंसंट्रेशन निकल 2 प्लस की 0.160 अपॉन रिएक्टेंट साइड की कंसंट्रेशन 0.002, और उसका आपको क्या लगाना होगा? स्क्वायर। दैट्स ऑल। बाकी सारी चीज़ें आपको गिवन है, ये आपको सॉल्व करना है। आई होप आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी। बिल्कुल ईजी है। कैलकुलेशन के लिए आप इस वाली चीज़ को 0.0591 की जगह 0.06 भी लिख सकते हैं। बाकी n की वैल्यू 2 है, क्यों है? क्योंकि देखिए 2 प्लस का चार्ज है, यहाँ पे भी 2 प्लस का चार्ज है। 2 प्लस का चार्ज एक पे प्लस है, लेकिन 2 है तो टोटल 2 प्लस का चार्ज, ये भी 2 प्लस का चार्ज, तो बैलेंस है ना, लेफ्ट एंड राइट। और Ni से Ni 2 प्लस बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे, और 2 Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके इसमें, तो n की वैल्यू जस्टिफाइड। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ये रही, रिएक्टेंट की एरिया और इसका स्क्वायर। बस अब आपको इसको सॉल्व करना है। इससे EMF ऑफ द सेल आप निकाल लेंगे, वैल्यू आएगी 0.91 वोल्ट्स। तो EMF ऑफ द सेल विल बी 0.91 वोल्ट्स। ओके, लॉग की अगर ज़रूरत पड़ती है तो एग्जाम में दिया हुआ होगा। यहाँ पे log 4 की ज़रूरत आपको पड़ेगी। मैं आपसे पहले भी कहता हूँ कि log 0 से लेकर log 10 तक की वैल्यू तो आप याद ही रख लीजिए। याद रख लेंगे तो आपका काम जल्दी से हो जाएगा। बाकी आपको एग्जाम्स में log ज़रूर दिया हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए, गिव रीजंस। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड इज ईजियर देन कीटोन। बात तो बिल्कुल सही है, कीटोन का ऑक्सीडेशन तो बहुत डिफिकल्ट होता है। एल्डिहाइड की यदि हम बात करें तो ये एल्डिहाइड है, बात जमती है, ये भी एल्डिहाइड है, बात जमती है, लेकिन अगर आप कीटोन बनाएं तो ये बन जाता है। अब जब ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीजन की एंट्री होती है कंपाउंड में। देखिए इस बॉन्ड में ऑक्सीजन की एंट्री बहुत आसान है, क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन इस बॉन्ड के अंदर एंट्री ले सकता है, CH बॉन्ड इजीली क्लीव किया जा सकता है। दैट्स वाई इस बॉन्ड के टूटने पर HCO और बीच में O आ गया और ये H, देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड बन गए। यहाँ पे भी ये केस पॉसिबल है, CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड बन गए। लेकिन यहाँ ये बॉन्ड कैसे तोड़ेंगे? यहाँ तो CC बॉन्ड है, तो जवाब क्या दें? जवाब देंगे CH बॉन्ड इज वीकर एंड कैन इजीली बी ब्रेक, वाइल CC बॉन्ड इज डिफिकल्ट टू ब्रेक। और इजीली टूटेगा तो ऑक्सीजन आके जुड़ेगा और इसके अंदर ऑक्सीजन इजीली एंट्री नहीं ले पाता, क्योंकि इस बॉन्ड को तोड़ना है, CC बॉन्ड को तोड़ना, और CC बॉन्ड आसानी से नहीं टूटता। दैट्स वाई। फाइन, चलिए ओके। तो पहले वाले का तो आंसर आपको मिल गया। दूसरा, इज मोर एसिडिक देन दिस। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड की जब एसिडिटी देखनी हो तो सबसे पहले माइनस आई इफेक्ट से देखा जाता है। माइनस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, प्लस आई इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। COH में अगर डिफरेंसेस अगर आप देखें तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्डेड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब आपको अच्छे से पता है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। शायद एक बात आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि एस कैरेक्टर ज़्यादा है, यहाँ पे एस कैरेक्टर कम है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ज़्यादा अपनी तरफ खींचने की पावर होगी, जितना ज़्यादा माइनस आई लगेगा उतनी ज़्यादा एसिडिटी होती है, ये बात आपको पता है। तो यहाँ तो माइनस आई काम कर रहा है अपनी तरफ खींचने की पावर, जबकि यहाँ पे कंपैरेटिवली प्लस आई इफेक्ट काम करेगा। या इतना भी आप ना बोले तो सिर्फ आप इतना सा बोलिए एग्जाम में कि यहाँ पे COH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और यहाँ पे COH जिस कार्बन से अटैच्ड है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और sp2 हाइब्रिडाइज से अटैच्ड कार्बन से अटैच्ड COH ग्रुप में एसिडिक नेचर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दी अदर। फाइन, तो आप हाइब्रिडाइजेशन भी लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, ड्रॉ दी स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग। चलिए स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर दें। ये तो प्रैक्टिस आपकी अच्छे से होनी चाहिए। H2S2O7 H, देखिए ऑक्सो एसिड है, ऑक्सो एसिड की एक शर्त होती है, सल्फर का ऑक्सो एसिड बना रहे हैं तो डबल बॉन्डेड O होना चाहिए, एक OH होना चाहिए, डबल बॉन्डेड O होना चाहिए, एक OH होना चाहिए, ऑक्सो, और ये H प्लस निकल सकता है तो एसिड।
2H का हिसाब पूरा, बिल्कुल पूरा। 2 सल्फर का हिसाब पूरा, बिल्कुल पूरा। ऑक्सीजन कितने लगाने? 7 ऑक्सीजन लगाने। अब 7 ऑक्सीजन लगाते हैं ज़रा, कितने पूरे हो गए? 1 2 3 4 पूरे हो गए। सल्फर की वैलेंसी 6 करनी है तो 2 ऑक्सीजन और लगा देते हैं। अब बची हुई वैलेंसी यहाँ से जस्टिफाई हो जाएगी। तो देखिए 6 वैलेंसी भी सल्फर की पूरी हो गई, 7 ऑक्सीजन पूरे हो गए, एंड दिस इज H2S2O7. H2S2O7 इज ओलियम। फाइन, ध्यान रखें। नेक्स्ट ICl4 माइनस। अब आयोडीन है। अब आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक माइनस है तो 8, 4 जुड़ने का काम कर रहे हैं। बचे कितने? 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कुल मिलाकर 2 तो लोन पेयर आ गए और 4 सिग्मा बॉन्ड आ गए। टोटल कितना हो गया? 6। 6 से हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3d2। अब sp3d2 जो होता है उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ऑक्टाहेड्रल। ये लगाएंगे हम बीच में I, और 4 आपको लगाने हैं Cl, तो 4 Cl हम यहीं लगा देंगे और दोनों लोन पेयर को एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखेंगे 180 डिग्री पर। फाइन। तो अब जो शेप आपको नजर आ रहा है, देखिए ज्योमेट्री तो फिक्स होती है हाइब्रिडाइजेशन के साथ। ज्योमेट्री तो क्या हो गई? अभी अभी मैंने बोला ऑक्टाहेड्रल। बात करते हैं शेप की। शेप में लोन पेयर को इन्वॉल्व नहीं करते, तो बची हुई चीज़ को अगर आप देखें तो नज़र आ गया होगा आपको, दैट इज स्क्वायर प्लेन। तो शेप इज स्क्वायर प्लेन। फाइन। तो ड्रॉ दी स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोला है तो आप इसको ऐसे शो करेंगे, इसको आप ऐसे शो। फाइन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 24 स्पेसिफाई द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल्स इन। ऑक्सीजन मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताना है इस वाले केस में, और दूसरे वाले में IUPAC लिखना है। चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए ऑक्सीडेशन नंबर की अगर हम बात करें तो X रख दें, न्यूट्रल लिगेंड CN पे -1, EN न्यूट्रल लिगेंड, और जो भी पावर में होता है वो +2। तो X की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो ये उधर जाएगा तो +3, तो कोबाल्ट +3। तो एक आंसर तो ये हो गया। दूसरा कह रहा है IUPAC नेम दिया हुआ है, स्ट्रक्चर बनाना है। पोटेशियम तो क्या लिखोगे? K। टेट्राक्लोरिडो Cl4। पैलेडेट PD, ब्रैकेट लगा दीजिए। ऑक्सीजन स्टेट जस्टिफाई करनी है, 2 आनी चाहिए। अब तो शायद आपकी प्रैक्टिस हो गई, मैं आपको बता चुका हूँ। ऑक्सीजन स्टेट जस्टिफाई करने के लिए केवल आप काउंटर आयंस का नंबर छेड़ सकते हैं, और देख के नजर आ रहा होगा कि आप काउंटर आयन का नंबर 2 रख देते हैं, तो ये 2 + x - 4 = 0। ऐसा कैसा केस अभी पहले आ चुका है, दैट्स वाई मैं यहाँ नहीं बता रहा। तो ये +2 ऑक्सीजन स्टेट आ जाएगा। फाइन। तो यूजिंग द IUPAC नॉर्म्स स्ट्रक्चर बनाइए, तो दैट इज द करेक्ट स्ट्रक्चर। IUPAC दे रखा है, हमें स्ट्रक्चर बनाना था, ये स्ट्रक्चर दे रखा है। 25th नेम द नॉन स्टोइचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर इन एल्कली मेटल्स। भाई एल्कली मेटल्स में कलर्स आते हैं, बिल्कुल आते हैं। NaCl को जब सोडियम वेपर में आप हीट करते हैं तो येलो कलर आ जाता है, LiCl के साथ भी कलर आ जाता है, पिंक आ जाता है। KCl को जब आप पोटेशियम के वेपर्स में हीट करते हो तो लिलैक कलर आ जाता है, पर्पल कलर आ जाता है। तो ये कलर्स तो आते हैं। ये कब आते हैं, किस डिफेक्ट में आते हैं? तो ये कब आते हैं? जब F सेंटर बनता है। F सेंटर में एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो इलेक्ट्रॉन किसी एनायन की लोकेशन पर आता है। एनायन बाहर चला जाता है और उसकी जगह पर इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो एनायन बाहर चला गया, कैटायन उतने के उतने, यानी कि मेटल उतना का उतना है, एनायन कम हो गया, तो हम इसको मेटल को हम कंपैरेटिवली ज़्यादा बोल सकते हैं, क्योंकि एनायन कम हुआ है। पहले एनायन और कैटायन बराबर थे, एनायन चला गया एक बार, अपनी जगह इलेक्ट्रॉन छोड़ गया, तो नंबर ऑफ एनायंस कम हो गए। इलेक्ट्रॉन आकर न्यूट्रलिटी तो मेंटेन्ड है क्रिस्टल की, लेकिन नंबर ऑफ एनायंस कम हो गए, तो हम इसे मेटल एक्सेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि एनायन कम हो गए तो मेटल ज़्यादा है। तो हम इसको कह सकते हैं, डिफेक्ट का नाम हम दे सकते हैं, F सेंटर वाला डिफेक्ट है, ध्यान रखिए। और F सेंटर वाले डिफेक्ट को कहते हैं मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायोनिक वैकेंसी, और उस एनायोनिक वैकेंसी में ही एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है और वो जब ट्रांजिशन करता है विजिबल रीजन में तो कलर प्रोड्यूस होता है। दैट इज द नेम ऑफ द डिफेक्ट। ओके, फर्स्ट NaCl को सोडियम वेपर में हीट करते तो येलो कलर आता है, एक बेस्ट एग्जांपल है। नाउ अब आपसे कह रहे हैं आयनिक कंपाउंड मेड ऑफ एटम्स X and Y हैज फेस सेंटर्ड अरेंजमेंट, ठीक है, इन विच A नहीं, ये A नहीं है, ये X ही है, ध्यान रखिए, है ना। X are at the corners and Y at the face centers. X Y ये कॉर्नर्स पे है X और एक फेस सेंटर पे है, तो FCC अरेंजमेंट बन जाता है कॉर्नर्स और फेस सेंटर के साथ। तो कॉर्नर्स वाले के कारण तो 1/8 × 8 प्लस, और ये फेस सेंटर पर है तो फेस सेंटर्स के लिए आधा आधा शेयर होता है और 6 फेसेस होते हैं, ये हो जाता है। लेकिन आगे एक लाइन दी हुई है, वन ऑफ द आइटम इज मिसिंग फ्रॉम द कॉर्नर, व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। किसी एक कॉर्नर से एक आइटम मिसिंग है तो आप 8 के 8 कॉर्नर काम में नहीं लेंगे, 7 लेंगे, क्योंकि 1/8 पार्ट आपको मिलता है। 8 कॉर्नर पर अगर आइटम्स होते हैं तो इंटू 8, लेकिन ये कह रहे हैं 8 में से एक जगह पे मिसिंग है, तो हम इंटू क्या कर लेंगे 7। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो दिस इज 7/8 is 2 3
सिंपलेस्ट रेशो निकालना है तो दोनों को 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो इसको अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 से 8 क्रॉस हो जाएगा, और इसको अगर 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 24 आ जाएगा। यही सिंपलेस्ट रेशो है, और जब ये सिंपलेस्ट रेशो है तो x7 और y 24, x7 एंड y 24, परफेक्ट, दैट इज द आंसर। ध्यान रखिए। ओके, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 26 में कुछ स्टेटमेंट्स लिखिए, हमें उनका रीजन देना है। देखिए, क्रोमियम इज अ टिपिकल हार्ड मेटल वाइल मर्करी इज अ लिक्विड। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में हार्डनेस पे बात आए, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स पे बात आए, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन पे बात आए, या मेटालिक बॉन्डिंग पे बात आए, सबका जवाब एक ही है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप बात करें Zn Ct और Hg की, Zn Cd और Hg में मर्करी आ गया, तो इनके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, क्योंकि इनका D10 कन्फिग्रेशन होता है। तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो मेटालिक बॉन्डिंग काफ़ी वीक होगी, वीक मेटालिक बॉन्डिंग, और मेटालिक बॉन्डिंग जितनी वीक होगी मेटल उतना सॉफ्ट होगा, और हो सकता है लिक्विड स्टेट में भी। तो इसका जवाब आपके सामने है, वीक मेटालिक बॉन्डिंग। और इनकी मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, क्रोमियम की स्ट्रांग मेटालिक बॉन्डिंग। क्यों स्ट्रांग मेटालिक बॉन्डिंग होगी? क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होंगे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसी के पास होते हैं, क्रोमियम के पास। अपनी ही सीरीज में आप कह सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा, मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा, हार्डनेस उतनी ज़्यादा, करेक्ट। नाउ मेल्टिंग पॉइंट भी उतना ही ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, द हायर ऑक्सीजन स्टेट आर यूजुअली एग्जिबिटेड बाय द मेंबर्स इन द मिडल ऑफ द सीरीज। बिल्कुल सही है, हायर ऑक्सीजन स्टेट मतलब जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज कर लिए जाएँ या शेयर कर लिए जाएँ, तो मिडिल में ही मिलेंगे, क्योंकि मिडिल में ही मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मिडिल में अगर हम बात करें जैसे कि क्रोमियम, मैग्नीज में +2 से +7 तक आप चले जाते हैं, ऑक्सीजन स्टेट इतनी ज़्यादा आपको मिलती है। रीज़न, क्योंकि मैग्नीज के पास डी में 5 इलेक्ट्रॉन्स तो है ही हैं, 1 2 3 4 5, और साथ में एस के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकलते हैं एस के, उसके साथ साथ डी के 5 भी निकल जाते हैं, इसलिए मैक्सिमम 7 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। इसलिए हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट यहीं पे आपको देखने को मिलेगी। इसके आगे मैग्नीज से आगे जब आप जाएंगे तो पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल होता है, इसलिए ऑक्सीजन स्टेट वापस कम होने लग जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द मिडल ऑफ द सीरीज। ऑक्सीडाइजिंग पावर इन द गिवन सीरीज। ओके, आपको यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर दे दिया है। जनरली ऑक्सीडाइजिंग पावर देख के जज नहीं की जा सकती, एक्सपेरिमेंटल बात है पूरी, लेकिन क्योंकि आपको ऑर्डर दे दिया गया है, रीज़न पूछा जा रहा है कि भाई इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत अच्छी है। ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करना, खुद को रिड्यूस करना। भाई Mn खुद को रिड्यूस करके, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, +2 ऑक्सीजन स्टेट में जा सकता है, क्रोमियम +3 में जाता है, वेनेडियम 2+ में चला जाता है, हम +2 लिख देते हैं, तो ये जाते तो नीचे ही है, करेक्ट। और नीचे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, लाइटर एलिमेंट्स हैं, लाइटर एलिमेंट्स आर स्टेबल इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये बात तो बिल्कुल सही है। हेवियर एलिमेंट्स आर स्टेबल इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, टंगस्टन 6 में रहेगा, ठीक है, लेकिन क्रोमियम 6 में नहीं रहेगा। क्रोमियम 6 में अगर है तो वो नीचे ही जाना चाहेगा, तो ये लाइटर एलिमेंट्स हैं, नीचे जा रहे हैं। अब क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जो नीचे जो स्पीशीज बनती है, जैसे यहाँ पे Mn2+ का कोई कंपाउंड बन जाता है, यहाँ Cr3+ का कोई कंपाउंड बन जाता है, या वेनेडियम 2+ का कंपाउंड बन जाता है, वो कंपाउंड्स कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए उन कंपाउंड में जाना चाहते हैं। अब क्वेश्चन है, इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, उससे कम इसकी और सबसे कम इसकी। तो हम इस बात को किससे समझा सकते हैं? स्टेबिलिटी से समझा सकते हैं। तो हम इसका जवाब क्या दे सकते हैं? ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसका जवाब आप ये दे सकते हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग पावर MnO4 की सबसे ज़्यादा इसलिए है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द स्पीशीज टू विच दे आर रिड्यूस्ड, या इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ द स्पीशीज टू विच दे आर रिड्यूस्ड। तो ये ऑक्सीडाइजिंग पावर इसलिए आ रही है क्योंकि इनके खुद के रिड्यूस हो जाने के बाद जो स्पीशीज बनती है उनकी स्टेबिलिटी क्या है। तो जिसकी रिड्यूस हो जाने के बाद स्टेबिलिटी जितनी स्टेबल, मतलब रिड्यूस हो जाने के बाद जो सब्सटेंस बनेगा उसकी स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, ये तुरंत उसमें जाना चाहेगा, खुद को रिड्यूस करेगा और दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, और ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा आएगी। इसीलिए इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर अगर ये हमें सबसे ज़्यादा कह रहे हैं तो हम जवाब ही देंगे कि दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हुए जब इसने खुद को रिड्यूस किया और जो स्पीशीज बनाई, वो स्पीशीज इन तीनों से बनने वाली स्पीशीज से सबसे ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए तुरंत ये रिड्यूस उसमें हो रहा है और दूसरों को स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज कर रहा है। दैट्स व्हाई इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा है। तो जवाब क्या देंगे? जवाब सिर्फ इतना सा बोलना है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ द स्पीशीज दैट इज फॉर्म्ड आफ्टर देयर रिडक्शन। दैट्स ऑल, फाइन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। आपको कुछ कन्वर्जन करने हैं। पहला कन्वर्जन है मीथेन अमीन टू इथेन अमीन। कन्वर्जन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें कई सारे रिएक्शंस इन्वॉल्व हो जाती है और जो बहुत फेमस रिएक्शंस हैं। फर्स्ट मैं करता हूँ, देखिए मीथेन अमीन CH3NH2। क्विक रिवीजन में मैंने ये भी समझा रखा है आपको। CH3NH2, एक कार्बन बढ़ाना है, इथेन अमीन में जाना है। एक कार्बन कब बढ़ा सकते हैं आप? साइनाइड की मदद के बिना नहीं बढ़ सकता।
खासकर इस चैप्टर के हिसाब से। अलग अलग चैप्टर में अलग अलग तरीके से हम कार्बन बढ़ा लेते हैं। और अमीन्स में जब भी आपको आगे बढ़ना हो तो आप ऑक्सीडेशन कीजिए। ऑक्सीडेशन जब आप करेंगे तो CH3OH बन जाता है, HNO2 से रिएक्शन कर दीजिए। अब इसके अंदर सीधा साइनाइड नहीं आता, पहले SOCl2 से रिएक्शन कर दीजिए तो CH3Cl आ जाएगा। अब इसके अंदर आप KCN अल्कोहलिक डाल दीजिए तो CH3CN आ जाएगा। देखिए कार्बन इंट्रोड्यूस हो गया है। बस अब आपको क्या करना है, अब आप इसका रिडक्शन कर दीजिए। बहुत तरीके हैं रिडक्शन करने के। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दीजिए, एक H आप इधर जोड़ दीजिए, एक H इधर जोड़ दीजिए, एक H इधर जोड़ दीजिए। फाइन। जब आप ये काम करेंगे तो आपको जो चीज़ मिलने जा रही है वो है CH3CH2NH2। ये आपका प्रोडक्ट तैयार, पहला कन्वर्जन तैयार। ओके, नाउ नेक्स्ट एनालीन से पैरा ब्रोमो एनालीन। देखिए एनालीन पे डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करेंगे तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनालीन बन जाएगा, जबकि हमें केवल पैरा चाहिए तो हम इस ग्रुप को प्रोटेक्शन देंगे, इसकी एक्टिविटी को थोड़ा कंट्रोल करेंगे। तो सबसे पहले हम असाइलेशन करते हैं CH3COCOCH3 प्रीडीन की प्रेजेंस में। ओके, प्रीडीन। नाउ अगर आप जब यहाँ करेंगे तो यहाँ पे NHCOCH3 अमाइड्स बन जाएंगे। ध्यान भटकाना था, भटक गया। ओके, इस तरीके से तो अमाइड्स बन जाएंगे। ट्रिक क्या है, यहाँ से H और यहाँ से ये स्पीशीज बाहर निकाल दो तो CH3COH बाहर चला जाएगा। यहाँ क्या बचा, NHCOCH3। फाइन। इस कंडीशन में एक्टिविटी काफ़ी कंट्रोल फॉर्म में आ गई। ब्रोमीन डाल दीजिए पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, तो ये ब्रोमीन कहाँ आके जुड़ जाएगा, नीचे आके जुड़ जाएगा, NHCOCH3 आ गया। तो ये पैरा पोजीशन पे ब्रोमिनेशन हो चुका है। अब क्योंकि इसका पैरा पोजीशन में ब्रोमिनेशन हो चुका है, बस अब वापस अमीनो ग्रुप डेवलप करना है। अमाइड है, अमाइड का आप हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए तो रेस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है और साथ में दूसरे जो कंपाउंड है अमीन्स वो आपको मिल जाएंगे। तो हाइड्रोलाइसिस मैं जैसे ही करूँगा तो यहाँ पे H और यहाँ पे OH, बाय प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं। आप तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ गया, NH2 ग्रुप आ गया, और यहाँ पे कौन आ गया, Br आ गया, और ये बन गया आपका पैरा ब्रोमो एनालीन। दैट इज योर आंसर। फाइन। नेक्स्ट देखते हैं एनालीन से बेंजाइल अल्कोहल बनाना है। देखिए आप अच्छे से जानते हैं बेंजाइल अल्कोहल इज दिस, एक CH2OH, नहीं तो फिनॉल होता, राइट। नाउ आप रिएक्शन किसके साथ कर देंगे, HNO2 के साथ। रूम टेम्परेचर पे कीजिए, क्योंकि अगर 0 to 5 डिग्री पे किया तो फिर BDC बन जाता है। हम BDC नहीं बनाना चाहते, हमने फिनॉल बना दिया, अल्कोहल बना दिया। ठीक है, और नो ट्रिक्स आपको पता होंगी। यहाँ से यूँ तोड़ देते हैं, यहाँ पे OH, यहाँ पे N और यहाँ पे O, तो ये OH आ गया, ये N2 गैस बाहर निकल गई, H2O बाहर निकल जाती है। मेन ये है, इसमें आप डाल दीजिए जिंक डस्ट, जिससे कि ZNO बाहर निकल जाए और जो चीज़ आपको मिले वो सिंपल बेंजीन मिल जाए। बेंजीन मैंने इसलिए बनाया क्योंकि अब बेंजीन पे हम एक कार्बन बहुत आसानी से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आप फिडिल क्राफ्ट अल्काइलेशन कर लीजिए, एनहाइड्रस AlCl3 कैटलिस्ट यूज़ करेंगे और अब आपको इस पोजीशन पे मिल जाएगा CH3। इसकी KMnO4 KOH, ठीक है, बेसिक मीडियम में रिएक्शन कर दीजिए और सेकंड में एसिडिफिकेशन भी करते हैं, याद होगा आपको। तो CH3 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में। बस अपना एक कार्बन ऊपर आ चुका है, कहानी अब खत्म होने जा रही है। इसका आप बस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल के रिडक्शन कर दीजिए। एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है तो एक कार्बन का अल्कोहल ऊपर बन जाएगा और अब जो अल्कोहल आपको मिलेगा वो होगा CH2OH एंड दिस इज बेंजाइल अल्कोहल। ओके फाइन, तो एनालीन टू बेंजाइल अल्कोहल तैयार हो गया। नेक्स्ट देखिए, an element has space center structure with a cell edge length is this, calculate the density of the element if 200 gram of the element contains इतने atoms। ओके, सबसे पहले तो डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। अब डेंसिटी के लिए फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, डेंसिटी इज इक्वल्स टू Z इंटू M/A³ इंटू Na। Na हमें पता है एच लेंथ यदि हम बात करें तो 200 पिकोमीटर, जिसे हम चेंज कर लेते हैं सेंटीमीटर में, तो 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, तो 200 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। चलिए, तो एच लेंथ भी आपके पास है, Z FCC कह रहे हैं तो आपके पास है, मोलर मास आपके पास नहीं है, लेकिन आपके पास एक हिंट है। हिंट ये है कि 24 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास इन्होंने आपको दे दिया, दैट इज 200 ग्राम्स, जो कि बहुत अच्छी बात है। इतने एटम्स का मास इतना है। ओके, तो Na एटम्स का मास कितना होगा, और ये बात आपको अच्छे से पता होगी कि Na एटम्स का जो मास होता है वही मास मोलर मास कहलाता है। तो अगर मैं मोलर मास निकालने की बात करूँ यहाँ से, तो Na इंटू 200
अपॉन 24 इंटू 10⁻23। ये लीजिए, ये आ गया आपके पास मोलर मास। ये मोलर मास की वैल्यू यहाँ पुट कर दी जाएगी, और जब ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो Z कितना है 4 आपको पता, ये वैल्यू यहाँ से मैंने आपको बताया, बाकी सारी चीज़ें क्लियर है। ए क्यूब हमने ये निकाल ही लिया है, इसका हम क्यूब ले लेंगे, तो ए क्यूब क्या हो जाएगा 200 इंटू 10⁻10 का होल क्यूब। ये वैल्यू भी आपको पता है सेंटीमीटर में, आंसर भी देखिए ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, तो सेंटीमीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया। तो सारी चीज़ें आपको पता है, बस आपको क्या कैलकुलेट करनी है, अब डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। आंसर आ जाएगा 41.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फाइन, चलिए नेक्स्ट देखें। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, डेफिनेशन देनी है। रिड्यूसिंग शुगर्स, भाई वो शुगर्स जो टॉलरेंस ऑफ फेलिंग्स को रिड्यूस कर दिया, रिड्यूसिंग शुगर्स। एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, ठीक है। मोनोसैक्राइड शुगर्स और ओलिगोसैक्राइड्स के अंदर माल्टोज एंड लैक्टोज। फाइन, नेक्स्ट पॉलीपेप्टाइड्स। देखिए पॉलीपेप्टाइड्स क्या होते हैं, जब 10 से ज़्यादा अमीनो एसिड्स आपस में एक दूसरे से अमाइड लिंक से जुड़ जाते हैं तो अब जो स्पीशीज बनती है उसे हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। व्हेन मोर देन 10 अमीनो एसिड्स कंबाइन विद ईच अदर थ्रू अ अमाइड लिंक, देन द स्पीशीज सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड। फाइन, और आगे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन मिनिमम 10 प्लस अमीनो एसिड्स अमाइड लिंक से जुड़े होने चाहिए। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, देखिए द कन्वर्जन ऑफ क्वाटरनरी, सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर्स to the primary structure on the change in pH or on heating is called denaturation of protein. Fine, it can be done by heating, it can be done by change in pH. ऐसा करने पर जो ग्लोब्यूल्स होते हैं वो अनफोल्ड हो जाते हैं, हेलिक्स जो होते हैं वो अनकॉइल्ड हो जाते हैं। तो हेलिक्स का अनकॉइल्ड होना, ग्लोब्यूल्स का अनफोल्ड होना कब, जब प्रोटीन्स को हीट किया जाए या पीएच का चेंज किया जाए, और ऐसा करने पर क्वाटरनरी, टर्शरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर वाले प्रोटीन्स में सारे ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड हो जाते हैं, और जो हेलिक्स हैं वो अनकॉइल्ड हो जाते हैं और सब के सब प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाने पर या हो जाने वाले फिनोमेना को ही हम डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। फाइन, कर्डलिंग ऑफ मिल्क आप कह सकते हैं, बॉइलिंग ऑफ एग, ये सब डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के एग्जाम्पल है। फाइन, चलिए नेक्स्ट देखें। 30th, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, रीजन देना है। ब्लीचिंग ऑफ फ्लावर बाय क्लोरीन इज परमानेंट वाइल बाय सल्फर ऑक्साइड इज टेम्पररी। देखिए इसका जवाब डायरेक्ट है वैसे, क्योंकि जो क्लोरीन जो ब्लीचिंग करता है वो वाया ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है। इसकी जो ब्लीचिंग होती है वो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के थ्रू होती है, और ऑक्साइड्स जो बनते हैं वो स्टेबल होते हैं। इसकी जो ब्लीचिंग होती है वो रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू होती है, और जो रिड्यूस कंपाउंड होते हैं वो पड़े पड़े ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, इसलिए वो ब्लीचिंग का इफेक्ट नलीफाई हो जाता है। जैसे कि Cl2, H2O, ट्वाइस HCl, और ये नेसेंट ऑक्सीजन। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये किसी कलर्ड कंपाउंड के साथ जुड़ जाती है और उस कंपाउंड को क्या कर देती है, कलरलेस कर देती है। और ये जो कंपाउंड है ये ऑक्सीडाइज फॉर्म है, और ऑक्सीडाइज फॉर्म बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। जबकि SO2 जो गैस होती है, जो वाटर से कंबाइन होती है, तो H2, SO4 और ट्वाइस H, देख लेते हैं एक बार, H2, ट्वाइस H, SO4, डन, ये H बनता है। अब यहाँ पे जो कलर्ड कंपाउंड होता है उससे कौन सी स्पीशीज जाके जुड़ रही है, नेसेंट हाइड्रोजन जाके जुड़ रहे हैं। नो डाउट ये कलरलेस हो जाता है, लेकिन पड़े पड़े इससे ऑक्सीजन आके जुड़ जाती है और ये वापस ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये वापस कलर्ड हो जाता है, इफेक्ट नलीफाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो कंपाउंड है ये तो ऑक्सीडाइज कंपाउंड है, ये कंपाउंड कैसा है, रिड्यूस्ड है, और नेचर में काफ़ी ऑक्सीजन पड़ी है, तो ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड कंपाउंड को फर्दर धीरे धीरे ऑक्सीडाइज करके इसके इफेक्ट को नलीफाई कर देती है, दैट्स वाई। फाइन, तो आंसर तो इतना सा लिख सकते हो, द प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन। यहाँ का ब्लीचिंग एक्शन ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, बनने वाले कंपाउंड्स ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट्स हैं जो कि स्टेबल होते हैं, जबकि इसका रिडक्शन प्रोसेस से ब्लीचिंग होता है, कंपाउंड जो बनते हैं वो कंपैरेटिवली अनस्टेबल होते हैं, इसलिए ब्लीचिंग नॉन परमानेंट है, टेम्पररी है। नेक्स्ट, F2 इज मोर रिएक्टिव देन ClF3। देखें F2 तो भाई सभी से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है और रिपल्शंस लोन पेयर्स के बीच में बहुत ज़्यादा हैं, बहुत लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो बात बिल्कुल सही है, इसकी रिएक्टिविटी जो है सबसे खतरनाक है। ClF3 से तो ये ज़्यादा होना ही होना है, कोई दो राय नहीं है, ClF3 से ज़्यादा एक्टिव होना है, रीज़न मैंने आपको दे दिया। अभी कहना चाह रहे हैं ClF3 इज़ मोर रिएक्टिव दैन Cl2, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये इंटर हैलोजन कंपाउंड है। अब क्योंकि ये इंटर हैलोजन कंपाउंड है तो इनकी कंपैरेटिवली, यहाँ तो हम लिख देते हैं वेरी लो, इनकी लिख देते हैं लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, क्योंकि साइज डिफरेंसेस है ना, तो बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है। जबकि यहाँ पे अगर आप बात करें तो साइज डिफरेंसेस नहीं है, सेम साइज़ के हैं। और दूसरी अच्छी बात यह है कि लार्ज साइज़ है Cl का, फ्लोरीन का साइज़ बहुत छोटा था, इसीलिए ये एक्सेप्शनल बिहेवियर है। नॉर्मली जितने भी
इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इस टाइप के कंपाउंड से, हैलोजन से कम ही होती है, क्योंकि ये सब एक जैसे एटम से मिलकर बने होते हैं, तो बॉन्ड स्टेबल बनता है। F2 इसका एक्सेप्शन था, वेरी स्मॉल साइज एंड वेरी स्ट्रॉन्ग रिपल्शन बिटवीन द लोन पेयर्स। इन दोनों में बात करें तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लो आएगी, क्यों? क्योंकि साइज डिफरेंसेस हैं। तो लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वजह से इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा होगी और इनकी कंपैरेटिवली सबसे कम होगी, क्योंकि होमोएटॉमिक स्पीशीज है, दैट्स व्हाई। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट बात है ये भी। सल्फर एग्जिबिट ग्रेटर टेंडेंसी फॉर कैटिनेशन देन सेलेनियम। देखिए ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ओस से टी पीओ। कैटिनेशन के लिए सिंगल बॉन्ड काफ़ी मजबूत होना चाहिए। ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड तो काफ़ी कमज़ोर होता है, क्योंकि वही ऑक्सीजन का साइज़ काफ़ी छोटा है, लोन पेयर के बीच में रिपल्शंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो बॉन्ड टूट जाता है। इसीलिए ऑक्सीजन तो पाई बॉन्ड बनाकर स्टेबिलिटी ले लेता है और ओटो की फॉर्म में एक्सेस करता है। लेकिन सल्फर डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि सल्फर का साइज़ बड़ा है, लेकिन इनका सिंगल बॉन्ड स्टेबल होता है। वाई? क्योंकि सल्फर का साइज़ ऑक्सीजन के साइज़ से बड़ा है और बड़े साइज़ पे जो रिपल्शंस होते हैं वो कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं, दैट्स वाई। तो ये बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्गर है। अब आप जैसे अप टू डाउन चलते हैं तो साइज़ बड़ा होता जाता है। रिपल्शंस नो डाउट लोन पे लोन के बीच में कम होते जाएंगे, क्योंकि साइज़ बड़ा होता जा रहा है, लेकिन साइज़ अगर बहुत बड़ा होता जाता है तो जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो भी पुअर होती जाती है, या एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होती जाती है, बॉन्डिंग पुअर होती जाती है, तो बॉन्ड आसानी से टूट सकते हैं। तो ये बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, ये और आसानी से टूट जाता है और ये और आसानी से टूट जाता है। ऑक्सीजन का बहुत आसानी से इसलिए टूट रहा था क्योंकि बहुत छोटा साइज़ था, तो लोन पेयर के बीच में रिपल्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया। सल्फर बिल्कुल ठीक ठाक पोजीशन में आ गया। कैसे आ गया? रिपल्शन भी कम है क्योंकि साइज़ बड़ा है, और बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ भी नहीं है जैसे कि बॉन्डिंग ही ठीक ठाक ना हो पाए, तो दैट्स वाई सल्फर सबसे आगे निकल जाता है। और जितना स्टेबल सिंगल बॉन्ड होगा उतना अच्छा कैटिनेशन होगा। तो नो डाउट यहाँ पे रिपल्शन तो बहुत कम होंगे, लेकिन बॉन्ड में स्ट्रेंथ भी बहुत कम होगी, क्योंकि साइज़ जितना बड़ा हो जाता है एटम्स का तो उनकी ओवरलैपिंग उतनी पुअर होती है और बॉन्ड उतना अनस्टेबल बनता है, दैट्स वाई। तो सल्फर ही सबसे अच्छी कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो कर सकता है ड्यू टू स्टेबल SS सिग्मा बॉन्ड कह सकते हैं या सिंगल बॉन्ड कह सकते हैं, दैट्स ऑल। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन डी पर। देखिए रिएक्शन आपको कंप्लीट करनी है, NaOH के Cl2 के साथ रिएक्शन करनी है। ये P ब्लॉक से IV रिएक्शन है। दो टाइप की रिएक्शंस होती है, कंसनट्रेटेड एंड हॉट, कोल्ड एंड डाइल्यूट। ये कोल्ड एंड डाइल्यूट है, तो इसके अंदर तो आप प्रोडक्ट डायरेक्ट ध्यान रखिए, इसमें तो बैलेंसिंग का भी ज़्यादा लोड नहीं है। सीधा एक तो NaCl, एक NaOCl, बस ये मेन चीज़ है। NaOCl O2 अगर हम बना दे तो फिर वो कंसनट्रेटेड वाली कंडीशन होती है, तो बस NaOCl। अब 2 Na आ गए तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, 2 Cl जस्टिफाइड है मेरे हिसाब से, तो सब मामला सेट हो गया है। एक बार देख लेते हैं H कितने हैं, 2 ऑक्सीजन 2, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई, बस ये ध्यान है। XeF6 KF, देखिए नोबल गैसेस हैं, उनके कंपाउंड है K प्लस, इसमें से एक F निकाल दीजिए और वो F माइनस इसके साथ ले जाकर जोड़ दीजिए, तो XeF6 में एक और माइनस आ गया तो 7 माइनस। बस यही ट्रिक्स है इनकी, और कोई ट्रिक नहीं है। बस ध्यान रखिए कि F किसके साथ है। अगर मेटल्स के साथ है तो वहाँ से F माइनस निकाल दीजिए, नॉन मेटल के साथ है तो नॉन मेटल सामने वाले से एक F ले लेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। XeF6 फ्लोरीन दे भी सकता है और फ्लोरीन ले भी सकता है, तो XeF6 पे कुछ डिपेंड नहीं करेगा, यहाँ डिपेंड करता है। ये अगर F मेटल के साथ है तो यहाँ से F निकाल दीजिए, और ये F अगर ऐसी स्पीशीज है और उसमें नॉन मेटल के साथ है तो फिर सामने जो कंपाउंड है जिनॉन का, उससे F को खींच लीजिए। तो ये तो मेटल है तो ये F माइनस निकाल देगा, ये F माइनस के साथ जुड़ जाएगा, तो XeF7 माइनस और फाइन। F2 और Cl माइनस, 0 ऑप्शन स्ट्रेट, -1 ऑप्शन स्ट्रेट, नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो दैट्स वाई ये तो माइनस में आ जाएगा और इसको 0 में कर देगा। अब बात बिल्कुल जम जाती है, दैट्स वाई। तो दिस इज द रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट देखिए, अरेंज करना है हैलोजेंस को, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। ऑर्डर आपको याद रखना होगा, ठीक है। Cl2 की सबसे ज़्यादा, उससे कम Br2, उससे कम F2 और सबसे कम I2। ऑर्डर याद रखना है। ये लोन पे रिपल्शन जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया, और सिंगल बॉन्ड कितने स्टेबल होते हैं, साइज़ वगैरह, इन सबको मिलाकर ये ऑर्डर आता है। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और बोर्ड्स दोनों में पूछा गया और NCERT में भी दिया हुआ है ना। नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के जो ऑर्डर्स होते हैं ना, उनमें एक्सेप्शन तो लगता है, और आपको अच्छे से पता है कि अगर हम यहाँ पे लिखें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन, तो जो नॉर्मली जो ट्रेंड होता है वो यहाँ काम नहीं करता P ब्लॉक्स में। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो ये होता है थर्ड पीरियड वाले, अगर हम कहें, नहीं सेकंड पीरियड वाले कहेंगे, 10 नंबर है ना, फर्स्ट पीरियड में तो हीलियम हो गया, तो सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं इनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे अच्छा होता है। रीज़न क्या होता है? क्योंकि इनका साइज़ ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा है और ना बहुत ज़्यादा छोटा है,
सफिशिएंटली एक इलेक्ट्रॉन को ये एडमिट करके स्टेबिलिटी गेन कर सकते हैं कंपैरेटिव। वैसे तो नोबल गैसेज रिएक्ट नहीं करते, लेकिन बात कंपैरिजन की होगी, तो कंपैरेटिवली एक इलेक्ट्रॉन की एंट्री इनमें आसान है। हीलियम में तो सबसे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि साइज एक्सेप्शनली स्मॉल है, तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन आने वाले इलेक्ट्रॉन को खतरनाक रिपल्शन देते हैं, तो उसको तो आप लास्ट में ही रखेंगे। और इन सब में नियॉन में सबसे आसान है, क्योंकि साइज बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ENC भी होना चाहिए इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला। नीचे चले जाएंगे तो साइज तो बहुत बड़ा हो जाता है, नो डाउट, रिपल्शंस नहीं मिलेंगे आने वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए अच्छा ENC भी होना चाहिए। तो नियॉन सबसे आगे है, क्यों? क्योंकि इसका ENC भी अच्छा है, क्योंकि ऊपर ही आ रहा है, नीचे जाने पर उतनी अच्छा ENC नहीं रहेगा। और दूसरी चीज़, रिपल्शंस भी आने वाले इलेक्ट्रॉन को उतने नहीं मिलेंगे जितना हीलियम देगा, तो इसमें ऊपर वाले की भी क्वालिटीज़ है और इसकी वाली भी क्वालिटीज़ है, फाइन। तो नियॉन तो सबसे ज़्यादा रहेगा, उससे कम आर्गन। डाटा अगर आप देखेंगे तो आर्गन और क्रिप्टन का सेम आता है, ठीक है, फिर ज़ेनॉन, फिर रेडॉन, और सबसे कम कौन? सबसे कम हीलियम। हीलियम सबसे कम क्यों? क्योंकि एक्सेप्शनली स्मॉल साइज और बहुत छोटे साइज़ की वजह से आने वाले इलेक्ट्रॉन को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, तो ये सबसे कम, ये सबसे ज़्यादा आपको मानना है। और उसके बाद ये सब क्यों आ गए पीछे? क्योंकि साइज़ तो बड़ा है, लेकिन ENC उतने अच्छे नहीं है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर उतनी अच्छी नहीं है, तो ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट देखिए 30 सेकेंड। गिव वन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। भाई आपको टेस्ट बताना है, फिनॉल और प्रोपेनॉल। भाई आप फिनॉल का भी कोई टेस्ट बोल सकते हो, प्रोपेनॉल का भी बोल सकते हो। आप तो एक काम करो ना, आप तो सीधा सा बेस्ट टेस्ट है, ब्रोमीन वाटर डाल दो। जैसे ही आप फिनॉल में ब्रोमीन वाटर डालोगे, ब्रोमीन वाटर, तो वाइट PPT आ जाएगा। किसकी वजह से आ जाएगा? 2, 4, 6, ओके, 2, 4, 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। कैसा आ जाएगा? वाइट PPT। ये जरूर लिखें जिससे कि कंफर्म हो कि हाँ कोई टेस्ट परफॉर्म किया है आपने, ठीक है। तो वाइट प्रेसिपिटेट लिखे 2, 4, 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। जबकि अल्कोहल में अगर आप सेम चीज़ करेंगे, ब्रोमीन वाटर, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अल्कोहल में नहीं आता, ओके। ये एक टेस्ट होगा। नाउ इथेनॉल एंड डाइमेथाइल ईथर। अब इथेनॉल है CH3CH2OH, और दूसरा कौन है? ईथर। हम ईथर के अंदर तो कुछ भी ऐसा कर लेंगे जिससे कुछ भी ना हो। और अल्कोहल के बहुत सारे टेस्ट आपके पास है। आप सोडियम का टोटा डाल दीजिए, सोडियम गैस बाहर निकल जाएगी। आप ल्यूकस टेस्ट कर लीजिए, ल्यूकस रिएजेंट डाल दीजिए, तो वाइट PPT आ जाएगा। प्राइमरी है, ठीक है, तो थोड़ा धीरे आएगा, हीट करने पे आएगा, लेकिन आ जाएगा। और क्योंकि इसके अंदर हेलोफॉर्म टेस्ट भी हो सकता है, CH3OH, हम देख चुके हैं इस बात को। तो NaOH + I2 आप डाल दीजिए, याद कीजिए CH3, ट्रिक बताता हूँ, याद करना। ये ऑक्सीडाइज होकर CH3COH बना सकते हैं। अब इससे CH3 तो CHI3 बन जाएगा, जिसका कैसा PPT? येलो प्रेसिपिटेट आ जाएगा। और बची हुई चीज़ का सॉल्ट बना देते हैं, तो HCOO- और Na+, वो सॉल्ट बन जाता है। तो ये रिएक्शन आप लिख देंगे, जबकि इसके अंदर ये वाली रिएक्शन नहीं होती, ओके। चलिए, हाउ विल यू कन्वर्ट फिनॉल टू बेंजोइक एसिड? फिनॉल टू बेंजोइक एसिड, शायद आपको ध्यान होगा, आज मैंने एक कन्वर्जन किया था। उस कन्वर्जन में मैंने फिनॉल से बेंजोइक एसिड बनाया था, ठीक है। देखिए, फिनॉल, बेंजोइक एसिड लाना है, तो जिंक डस्ट डाल दीजिए। जब जिंक डस्ट डाल देंगे तो बेंजीन, याद कीजिए, रिपीट कर रहा हूँ मैं स्पीडली, Zn हो गया, तो बेंजीन, CH3Cl, एनहाइड्रस, AlCl3, तो ऊपर कौन आ जाएगा? CH3, और इसके अंदर आप क्या मिला देंगे? KMnO4OH- फॉलोड अप बाय एसिडिफिकेशन, फर्स्ट, ये सेकंड, तो यहाँ पे CH3 की जगह कौन सा ग्रुप आ जाएगा? COH ग्रुप, राइट। तो फिनॉल से बेंजोइक एसिड तैयार हो गया। नेक्स्ट देखिए, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6O। बहुत इंपॉर्टेंट बात, C6H6O, कार्बन 6 आ गए, हाइड्रोजन बिल्कुल पास पास है, आप मान सकते हैं कि वो बेंजीन हो सकता है। नाउ गिव्स अ कैरेक्टरिस्टिक कलर विथ एक्वस FeCl3 सोल्यूशन। तो ये तय हो गया कि फिनॉल ही है, न्यूट्रल FeCl3, एक्वस FeCl3 के साथ फिनॉल ही डिफरेंट कलर्स देता है, तो फिनॉल तय है। इसको हम A मान लेते हैं, फिनॉल। ऑन ट्रीटमेंट विद CO2 एंड NaOH, CO2 एंड NaOH, ये हो गई कोलबेज रिएक्शन। और कोलबेज रिएक्शन के अंदर यहाँ पे COH ग्रुप डेवलप हो जाता है और यहाँ पे सॉल्ट बना रहता है। आपको अच्छे से बात ध्यान होगी, O- और Na+, दिस इज B, विच ऑन एसिडिफिकेशन गिव्स कंपाउंड C। बिल्कुल सही है, एसिडिफिकेशन करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, जैसे कि ऊपर वापस फिनॉल बन जाए। तो ये लीजिए, OH आ गया और यहाँ पे COH, दिस इज C। C reacts with acetyl chloride to give D,
विच इज़ अ पॉपुलर पेन किलर, आप सब लोग जानते हैं पेन किलर, दैट इज एस्पिरिन। फाइन, तो एस्पिरिन का स्ट्रक्चर बनाना है। रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं वो भी आपको बोल दिया गया है। रिएक्शन करी जा रही है CH3COCl के साथ। अब आपको कन्फ्यूजन क्या रहता है? कन्फ्यूजन ये रहता है कि CH3COCl यहाँ रिएक्ट करेगा कि यहाँ रिएक्ट करेगा। बहुत स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन, बहुत छोटी सी बात है। एसिड्स के डेरिवेटिव और एसिड्स में कभी रिएक्शन नहीं होती आपस में। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है एसिड क्लोराइड, ये दोनों आपस में कभी रिएक्ट नहीं करेंगे। तो अब बचा कौन? ऊपर। और ऊपर वाली ट्रिक तो आपको पता ही है, यहाँ से H और यहाँ से Cl बाहर चला जाएगा, मतलब कि HCl बाहर बेस के प्रेजेंस में करेंगे। कहा जा रहा है तो भी ठीक, नहीं तो हम बेस लिख सकते हैं, प्रीडीन लिख सकते हैं आप, प्रीडीन। और अब जो चीज़ बनेगी उसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। COH, यहाँ पे कोई चेंज नहीं, और ऊपर कौन सा ग्रुप आके जुड़ जाएगा? OCOCH3, एसिटाइल बेंजोइक एसिड। ठीक है, एसिटाइल बेंजोइक एसिड, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ बन के आई है आपके पास, दैट इज D। ओके, तो आपसे कह रहे हैं स्ट्रक्चर पहचानना है आपको, तो बस, तो फिनॉल हो गया, ये सॉल्ट हो गया, ये आपका कंपाउंड हो गया, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हो गया, और ये एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड हो गया, एंड दैट इज एस्पिरिन, पेन किलर। फाइन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन, एक रिएक्शन आपको दी हुई है, एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं आपको। अच्छा ठीक है, आपको क्या करना है, क्वेश्चन नीचे लिखे हुए हैं। रेट लॉ लिखनी है आपको, आंसर तो आपको दिया हुआ ही है। रेट लॉ बतानी है, रेट एक्सप्रेशन लिखना है। अब रेट एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं मैं आपको सारी ट्रिक्स बता चुका हूँ, क्विक रिवीजन में भी बता चुका हूँ, और ऐसे क्वेश्चंस पहले भी आ गए हैं, राइट। तो रेट एक्सप्रेशन यदि हमें लिखनी हो तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो मैंने आपसे कहा ही है, पहले भी बताया मैंने, कि आप कोई भी 2 एक्सपेरिमेंट ऐसे ले लीजिए जो कि सेम हो। जैसे एक्सपेरिमेंट ये दोनों ले लेते हैं हम, ठीक है, इन दोनों एक्सपेरिमेंट को ले लेते हैं। तो एक्सपेरिमेंट 2 अपॉन एक्सपेरिमेंट 1, जिसमें कंसिडरेशन किसी एक केस की सेम हो। अब एक्सपेरिमेंट 2 के लिए जो रेट आ रही है, ठीक है, वो कितनी आ रही है? 1.20 इज इक्वल्स टू के। रेट एक्सप्रेशन यही होती है, रेट के कंसंट्रेशन NO की कंसंट्रेशन कितनी है भाई? NO की कंसंट्रेशन एक्सपेरिमेंट 2 में 0.15, ठीक है, और उसके बाद NO के बाद दूसरा कौन है? Cl2 की कंसंट्रेशन भी कितनी है 2 के अंदर? 0.30 अपॉन एक्सपेरिमेंट 1 में 0.60। कांस्टेंट रिएक्शन के लिए हमेशा सेम रहेगा, 0.15 ही है, पावर में x पावर में y मान लेते हैं, और यहाँ पे 0.15 पावर में y। नाउ यहाँ देखिए, समझिएगा अच्छे से। जनरली रेट एक्सप्रेशन आप कैसे लिख सकते हैं? रेट क्या होती है? रेट इज इक्वल्स टू के, NO2 है एक, तो NO है, और दूसरा कौन है? Cl2। हमें x और y यही तो नहीं पता है, ये तो हमें कैलकुलेट करना है। तो बस x और y, बस 2 एक्सपेरिमेंट ले लिया मैंने, कंडीशंस लगा दी है, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। नाउ अब देखिए, अब क्या करेंगे? क्या ये कैंसिल हो सकता है? ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 2 टाइम्स आ रहा है, और यहाँ पे यदि आप देखें तो ये भी 2 टाइम्स आ रहा है। ओके, तो 2 टाइम्स, तो कुल मिलाकर हमारे पास जो चीज़ निकल कर आती है वो आती है 2 इज इक्वल्स टू 2 की पावर y। तब आप खुद सोच के बताइए ज़रा कि ये हम ऐसा करें तो क्या बात जमती है? बिल्कुल। तो अगर हम ये बोलें कि अगर y की वैल्यू 1 रखूँ, y की वैल्यू अगर मैं 1 रखूँ तो 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि y इज इक्वल्स टू 1। तो अगर y की वैल्यू मैं 1 रख दूँ तो 2 की पावर 1 2 ही तो आएगा, इज इट ओके? तो y किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर हो गया। तो y इज द पावर ऑफ Cl2। तो Cl2 के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, करेक्ट। तो ये बात मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। देखिए यहाँ पे, ये देखिए Cl2 के केस में कितना आ गया? 1, पावर कितनी आ गई? 1 आ गई। फाइन, अब बात करते हैं NO के लिए। अब आप कौन से एक्सपेरिमेंट लेंगे जिसमें कि चेंज आ रहा हो, तो आप, और इसमें चेंज ना आ रहा हो, तो इसमें चेंज ना आ रहा हो और इसमें चेंज आ रहा हो, ऐसा एक्सपेरिमेंट ले लीजिए, या ये दोनों ले लीजिए। देखिए यहाँ पे कोई चेंज नहीं आ रहा, जबकि यहाँ पे चेंज आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो कोई चेंज नहीं है, यहाँ पे कितना हो रहा है? 2 टाइम्स हो रहा है, कंसंट्रेशन 2 टाइम्स हो रही है। और यहाँ पे देखें तो रेट कितने टाइम्स हो रही है? 4 टाइम्स हो रही है। कंसंट्रेशन दुगना करने से रेट कितने टाइम्स हो रही है? 4 टाइम्स हो रही है। तो इसका मतलब है कि पावर क्या रही होगी? 2 रही होगी, और पावर 2 रहेगी तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो NO की पावर 2 आ जाएगी। यानी अगर आपको करना चाहें, आपको प्रैक्टिस होगी इसकी, मैं बता देता हूँ। सिर्फ आप क्या करेंगे, आपको एक्सपेरिमेंट 1 बाय एक्सपेरिमेंट 3 कर लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट 1
बाय एक्सपेरिमेंट 3 कर लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा और उससे आपको जो x की वैल्यू मिलेगी वो 2 मिल जाएगी। आप करके देख सकते हैं, एक मैंने बता दिया, दूसरा प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, एक्सपेरिमेंट 1 बाय एक्सपेरिमेंट 3 डन। चलिए नेक्स्ट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एंड स्पेसिफाई एट यूनिट्स, इट्स यूनिट। ओके, नाउ ये कह रहे हैं रेट कांस्टेंट बताइए, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट और यूनिट भी बताइए। अब रेट कांस्टेंट कैसे निकाल सकते हैं, देखें, हमें रेट लॉ तो मिल ही गई है। रेट लॉ क्या है, ये रेट इज इक्वल्स टू के NO पावर 2 और CL2 पावर 1। अब कह रहे हैं वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, के की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है, और यूनिट भी बतानी है, बताई जा सकती है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू निकालने के लिए के इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रेट अपॉन NO2 और ये CL2 की पावर 1। अब सारी वैल्यूज आप डाल दीजिए, आपकी चॉइस का कोई भी एक एक्सपेरिमेंट उठा लीजिए। चलिए हम जो एक्सपेरिमेंट है वो उठा लेते हैं फर्स्ट, मान लें एक्सपेरिमेंट फर्स्ट उठा लीजिए, फर्स्ट फ्रॉम एक्सपेरिमेंट फर्स्ट। तो रेट कितनी रख दोगे, रेट रख दोगे आप 0.60, ये रही रेट। NO की कंसंट्रेशन कितनी है 0.15, पावर में क्या आ जाएगा 2। CL2 की कंसंट्रेशन भी कितनी है 0.15, पावर में कितना आ जाएगा 1। ये वैल्यूज़ आ गई, ये वैल्यूज़ आ गई, ये आपको पता है, के की वैल्यू आप निकाल लीजिए। और जब के की वैल्यू आप निकालेंगे तो साथ ही साथ ये वैल्यू तो आपको मिल ही जाएगी और साथ ही साथ ऑर्डर भी मिल जाएगा। ऑर्डर कैसे, आपको यहाँ से अगर देख ही लें तो 2 + 1 3। जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 होता है तो के की यूनिट्स, फर्स्ट क्वेश्चन हमने आज किया था, फर्स्ट फेज में हमने क्वेश्चन किया था सेक्शन ए में, तो सेक्शन ए या सेक्शन बी में था। तो जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 होता है तो यूनिट्स क्या होती है, यूनिट्स होती है मोल पर लीटर जो होता है उस पर स्क्वायर लगा होता है और उल्टा होता है, तो लीटर स्क्वायर मोल -2 सेकेंड इनवर्स, वो यूनिट्स आएगी। देखिए वही चीज़ मैंने अभी आपको बोली। फाइन, चलिए नेक्स्ट देखें। लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इनिशियल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ CL2 इन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट में इनिशियल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होगी इन एक्सपेरिमेंट 4, मतलब कि ये वैल्यू आपको निकालनी है। अब ये वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, ये वैल्यू आपको ये पता है, ये पता है, ये वैल्यू निकालनी है। तरीका वही है, आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, बस उसी से हम ये काम कर सकते हैं। इस बार हम क्या करेंगे, रेट निकालनी है हमें, ले लीजिए रेट ले लेते हैं। के हमें पता होना चाहिए, हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, के आ गया, वैल्यू सामने लिखी हुई है। ठीक है, NO इस बार फोर्थ एक्सपेरिमेंट में लेंगे, तो फोर्थ एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे क्या रख लोगे 0.25 पावर 2, यहाँ पे भी क्या है 0.25 पावर 1, ये पता के अभी हमने कैलकुलेट कर लिया। इससे आप क्या निकाल लेंगे, रेट, और रेट की वैल्यू नीचे मैंने लिख के दे दी है, यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है, आप लिख सकते हैं, यहाँ देखिए ये रही रेट की वैल्यू। ठीक है, तो ये रेट की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज रेट इज 2.78 मोल पर लीटर मिनट इनवर्स। तो ये आंसर्स हैं, एक बार मैंने जूम कर दिया। ओके फाइन। सो गाइज, इसके साथ हमारा प्री बोर्ड 5 के सॉल्यूशंस कंप्लीट हो जाते हैं और इसके साथ साथ हमारा जो शेड्यूल था, हमारी जो स्ट्रैटेजी थी वो भी पूरी हो जाती है। 10 चैप्टर्स के क्विक रिविजन थे वो पूरे हो जाते हैं, एक सैम्पल पेपर और 5 प्री बोर्ड हमें डिस्कस करने थे, वो भी हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं। तो शेड्यूल हमारा पूरा हो जाता है, बस एक चीज़ हमारी बचती है, उसकी डेट थी 16 में, 2 दिन पहले आपके CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन से मैं गेस्ट पेपर देने वाला था, लेकिन क्योंकि एग्जाम्स अभी पोस्टपोन हो गए हैं, इसीलिए उस गेस्ट पेपर को या उस गेस्ट पेपर से रिलेटेड वीडियो को अभी देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन मैं आपको अश्योर करता हूँ कि जब आपकी डेट फाइनलाइज होगी तो केमिस्ट्री के बोर्ड एग्जामिनेशन से 2 दिन पहले मैं ये गेस्ट पेपर का वीडियो ज़रूर आपको दूंगा। सो हम नेक्स्ट किसी स्ट्रेटेजी और वीडियो में बहुत जल्द वापस मिलेंगे। आप पढ़ाई करते रहिए, चाहे डेट एक्सटेंड हो रही है, आप उम्मीद मत छोड़िए, इतनी कंटेंट मैंने आपको दे दिया है, अगर आप इनको भी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, लेकिन टच बनाए रखिएगा। ओके गाइज, सो बी स्ट्रॉन्ग, हैव पेशेंस, वर्क हार्ड। फाइन, सो अपना ध्यान रखिए। इस वीडियो में तो इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का भी ध्यान रखिए। जय हिंद, दिस इज डॉक्टर राजकिरण चौहान साइनिंग आउट, अंटिल वी मीट अगेन।